डिविडेंड चैप्टर, कम ऑन फटाफट, बाकी था ना उसमें से? ठीक है, यस सर। okay, let me open the institute study material so that तब तक सब लोग आ भी जाए। And today, yes, we will start a beautiful chapter, accounts of companies, followed by dividend। डिविडेंड चैप्टर का जो भी बाकी है पहले उसको खत्म करते हैं। ICAI स्टडी मटेरियल, आई होप आप सबके घर में सबकी तबीयत बहुत बढ़िया होगी एंड सब लोग घर में ही है। ICAI, दो दिन से वेदर भी बड़ा सुहाना हो रहा है अपने चैप्टरों के साथ। यस, ये आपका इंटरमीडिएट कोर्स के अंदर हम बात कर रहे थे कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ में, इसमें स्टडी मटेरियल, इसमें चैप्टर नंबर डिविडेंड। यस कैसे इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड देन हम आगे बढ़ेंगे। यस, डिविडेंड का डेफिनेशन ऑलरेडी वी हैव कवर्ड। ठीक है, हमको एग्जांपल्स देखने हैं जनरली। यस गाइस, AB Limited had issued the equity shares, फटाफट कम ऑन। AB Limited had issued the equity shares, ठीक है, इक्विटी शेयर्स इन्होंने इशू किया है having the face value of ₹10 per share. The shares are currently going on NSE at ₹250. The company at its AGM on 27th of July 2020 declared the dividend of 20%. ठीक है, Mr. Shekhar owns 1000 shares which he purchased at ₹300 per share. What is the amount of dividend he will receive? कम ऑन गाइस, आप लोग को मालूम है डिविडेंड ऑलवेज कौन सी अमाउंट पे कैलकुलेट किया जाता है गाइस? फेस वैल्यू पे। क्या कैलकुलेट नहीं देखना है हमको, मार्केट वैल्यू कभी भी नहीं देखना है। सो यहाँ पे आपको गुमराह करने के लिए बहुत कुछ दिया हुआ है, देखिए, बट हम गुमराह नहीं होने वाले। क्या बोला? AB Limited has issued the equity shares जिसका फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है, तो हमको ₹10 से ही मतलब है गाइस। कितना डिविडेंड डिक्लेयर किया है? 20%। तो ₹10 का 20% अगर हम करें तो वो आएगा ₹2। ₹2 डिविडेंड डिक्लेयर किया है। ये भाई साहब के पास 1000 शेयर्स है, तो 1000 शेयर्स ₹2 के हिसाब से उनको ₹2000 डिविडेंड मिल जाएगा। सिंपल एज दैट। और कोई भी वैल्यू आपको कंसीडर नहीं करने का। कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए फेस वैल्यू की जगह पे नॉमिनल वैल्यू भी लिख सकते हैं, तो उसको भी सेम ही मानने का, चाहे फिर वो फेस वैल्यू हो या नॉमिनल वैल्यू हो, बोथ विल रिमेन्स द सेम। ठीक है, आई होप सो एग्जांपल नंबर 1 इज वेरी क्लियर एंड आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा इसके अंदर। सिंपल है, एग्जांपल नंबर 1 आपके पास स्टडी मटेरियल है तो आप वहां पे आगे लिख सकते हो, डू कंसीडर फेस वैल्यू ओनली फॉर कैलकुलेशन ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड कैलकुलेशन करने के लिए सिर्फ और सिर्फ फेस वैल्यू कंसीडर किया जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अरे यार, इसमें ये लोचा रहेगा, पर जो भी लिखूंगा वो आगे 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 वो दोहराता जाएगा। ठीक है, आई गेस आप लोगों ने लिख दिया ना, इसको मैं मिटा दूं अभी। The shareholders at an AGM
यूनानिमसली पास्ड अ रेजोल्यूशन फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड। एक काम करते हैं ना यार, आप सबको टर्न बाय टर्न में टर्न देता हूं ना, आप लोग ये एग्जांपल सॉल्व कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं हर्षिल गांधी से। यस हर्षिल, अनम्यूट योरसेल्फ, रीड द क्वेश्चन बेटा। Unmute yourself, read the Yes, sir. yes. The shareholders at an annual general meeting anonymously passed a resolution for payment of dividend at a rate higher than that recommended by the directors. Discuss Yes. the validity of the resolution. डायरेक्टर रेकमेंड करता है क्या उससे भी हायर रेट पे आप डिविडेंड दे सकते हो बेटा एजीएम के अंदर हर्षिल गांधी? नो सर, लोअर दे सकते हैं, लेकिन वो जो बोलते हैं उससे हायर नहीं दे सकते। इक्वल दे सकते, इक्वल? हाँ, इक्वल दे सकते सर। सिर्फ क्या नहीं दे सकते गाइस, हायर नहीं दे सकते। हमने फर्स्ट पेज के ऊपर रेगुलेशन 80 पढ़ा था, राइट, और उसके अंदर ये क्लियरली लिखा था कि भैया आप हायर रेट कभी भी नहीं दे सकते। ठीक है, सो यहाँ पे इसने जो किया है वो गलत है, वो चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो सकती। इफ यू कैन सी द फर्स्ट पेज ऑफ आवर नोट्स, तो उसमें भी आपको ये देखने को मिल जाएगा। इफ यू कैन सी दिस रेगुलेशन 80, डिक्लेयर्ड रेट जो है आपका, वो आपका डिक्लेयर्ड रेट प्रपोज्ड रेट से कम हो सकता है, इक्वल हो सकता है, बट ज्यादा नहीं हो सकता। सो हियर इन द गिवन एग्जांपल, यहाँ पे इन लोग को क्या करना है, यूनानिमसली ये रेजोल्यूशन पास कर रहा है कि भैया हम ज्यादा रेट देंगे। ठीक है, बट यस इट इज नॉट पॉसिबल। नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनीज usually contain the provisions with regard to the declaration of dividend on the pattern of regulation 80 to 85 of table F. ठीक है, under regulation 80 the power to declare the dividend based with the general meeting, but not even all the shareholders have the power to declare the dividend exceeding the amount recommended by the board of directors. इनके पास ये पावर नहीं है कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने आपको बोला है उससे भी आप एक्सीड कर सको। नहीं, जो रेकमेंडेड रेट है उससे इक्वल हो सकता है, उससे कम हो सकता है, उससे ज्यादा कभी भी नहीं हो सकता। राइट, आई होप इट इज क्लियर गाइस। ये सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, ये काइंड ऑफ रिवीजन करो, या फिर हम आईसीएआई की स्टडी मटेरियल जो है हमारी भगवत गीता है उसको हम मान दे रहे हैं कि राइट हमने आपको भी सॉल्व कर दिया। ठीक है, सो वो एक जात का हमारे लिए कॉन्फिडेंस क्रिएट करेगा। तो आपको डाउट्स है तो गाइस आप मुझे पूछना, राइट, अदरवाइज मैं मेरे रिदम में आपको ये एग्जांपल सॉल्व करवाता रहूंगा, because we want to cover everything. Yes, third point, third question है, and I will give chance to Aneri. Yes, Aneri Patel, come on, third point beta. Yes, sir. Yep. If a company declared dividend at the rate of 16% during the immediately preceding 3 financial year, then in case the company incurs losses in the current financial year, it is permitted to declare interim dividend at the rate which is not higher than 16%. Right guys, मैंने आप लोग को बोला था कि अगर कंपनी को किसी साल में लॉस हुआ है तो लास्ट 3 इयर्स में कंपनी ने जो डिक्लेयर किया है उसका एवरेज आपको लेने का, यहाँ पे आपको दे दिया है। इफ अ कंपनी declared a dividend at a rate of 16% during the immediately preceding 3 financial year, पिछले 3 साल में उसने 16% ही किया है। अगर चौथे साल में इसको लॉस होता है तो पिछले 3 साल का एवरेज भी कितना आएगा गाइस, 16 ही आएगा। तो यहाँ पे बोल रहा है कि उससे ज्यादा आप वहां पे डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, यस बेटा आगे पढ़ो आगे। The amount of the dividend, including interim dividend, shall be deposited in a separate account maintained with a scheduled bank within 5 days from the date of declaration. राइट, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। एग्जांपल यहाँ पर हो जाता है गाइस, ये सिर्फ कोई क्वेश्चन फॉर्म में नहीं था, ये सिर्फ ऐसे ही आपको बताने के लिए था। एग्जांपल नंबर 3, राइट, कि जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जो सिर्फ इतना बताता है कि अगर किसी साल लॉस होता है तो पिछले 3 साल का एवरेज निकालेंगे, एंड एवरेज का जो परसेंटेज आएगा उससे ज्यादा आप जिस साल में लॉस हुआ है उसमें डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर सकते। इंटरिम फाइनल का डिविडेंड का डिफरेंस भी हमने हमारी नोट्स में से किया था गाइस। ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं। ये सब कुछ हमने कर दिया। प्रेफरेंसेस बड़े भाई को भी हमने मान दिया था और हमने डिस्कस किया था। ठीक है, नोट नंबर 1 2 3 ये सब कुछ हमने कर लिया है। एग्जाम्पल नंबर 4 यहाँ पे दिया हुआ है, एंड यस आई विल गिव चांस टू, मैं अकड़ बकड़ बम्बे दो वैसे करके ही चांस दे रहा हूँ। हाँ चलो, दीप भाई, दीप परमार, योर टर्न बेटा।
दीप मेरी आवाज आ रही है क्या? ओके, दीप का माइक प्रॉपर नहीं है, सो कोई बात नहीं। आस्था, योर टर्न। आस्था कारिया। आस्था, कैन यू हियर मी? कंप्यूटर जी, आस्था के साथ संपर्क किया जाए। आई गेस आस्था के साथ हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, सो हम वहां पे चांस बिंदिया को देंगे। यस बिंदिया। Yes, sir. Shreyas Machine Limited owns a float of बिंदिया, land. अपनी आवाज बढ़ाइए बेटा। Yes, Hello. yes, now proper. Shreyas Machines Limited owns a plot of land which was purchased long before. As the property rates are going up, it is decided to revalue the plot at a fair value, which is moderately 10 times the original price, thus resulting in the revaluation profit of rupees 20 lakhs. The board of directors is keen to utilize this rupees 20 lakhs along with the free reserve of rupees 24 lakhs for declaration of the dividend at the forthcoming annual general meeting to be held on the 28th September 2019. Yes, But बेटा, according to the रुक जाओ। यस गाइस, यहाँ पे देखो ना, ये श्रेयस मशीन लिमिटेड वालों को क्या इच्छा हुई, इन्होंने एक लैंड परचेस की थी। अब वो 10 साल के बाद इस लैंड को रिवैल्यूएशन करवा रहे हैं, तो ऑब्वियसली लैंड की जमीन का भाव तो बढ़ गया होगा। वो बढ़ के कितना हो गया? इतना सारा हो गया ना कि उसके अंदर 20 लाख रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कि परचेस किया होगा 40 में, अभी वैल्यूएशन आ रहा 60 लाख रुपए, तो 20 लाख रुपीस यहाँ पे वो लोग प्रॉफिट गिन रहे हैं इसको, राइट। रिवैल्यूएशन ऑफ ये असेट्स रिवैल्यूएशन रिजर्व है, ठीक है ना। असेट्स का आप रिवैल्यूएशन करवाते हो और जो प्रॉफिट आता है उसको आप रिजर्व में कंसीडर करते हो। तो ये 20 और 24 फ्री रिजर्व में पड़े थे, ये 44 लाख का आप डिविडेंड देना चाहते हो। तो मुझे बताइए कैसे रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या फ्री रिजर्व है? क्या उसको हम यूज कर सकते हैं डिविडेंड देने के लिए? नो सर, नॉट एट ऑल है गाइस, कदापि आप उसको यूज नहीं कर सकते। सो यस, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ने लिखा हुआ है, according to the provision of amount of 20 lakh cannot be considered and does not form part of the reserves, so cannot be utilized towards the declaration of dividend. Okay, come on guys, so always आप यहाँ पे लिखोगे फोर्थ पॉइंट के बाहर, revaluation reserves cannot be utilized, revaluation reserves। अब अपने मॉड्यूल लेके बैठे होंगे, नहीं लेके बैठे हो तो रफ बुक में लिख दो, revaluation reserve cannot be utilized for declaration of dividend as it is not a free reserve. As it is not a free reserve. Clear? As it is not a free reserve. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत छोटू सा है, हम चांस देंगे वहां पे। कोई वॉलेंटरीली रीड करना चाहता है तो अपना हैंड रेज कर सकता है, तो अपन उसमें से चांस देंगे, कोई इश्यू नहीं है। यू जस्ट रेज योर हैंड, विल गिव यू द चांस। आपके पास ऑप्शन होगा हैंड रेज करने का। वॉलेंटरीली तो सिर्फ एक ही जन की इच्छा है, तो फिर मैं पकड़ पकड़ के ढूंढता हूं। रौनक प्रजापति, योर टर्न डियर। यस रौनक, फिफ्थ पॉइंट।
रौनक आंसर करना पड़ेगा बेटा। चलो भाई, रौनक को अपनी आवाज नहीं आ रही ऐसा मानते हैं। संध्या, संध्या योर टर्न डियर। कम ऑन गाइस, आज मुझे नया चैप्टर भी चालू करना है, तो थोड़ा सा क्विकली अगर हो पाए तो फटाफट करेंगे अपन। संध्या प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड बेटा रीड द क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये लोग क्यों बोल नहीं रहे यार, मुझे ये नहीं समझ में आता है क्या हुआ। निकिता योर टर्न डियर। Should I close the meeting? आप लोग को ऑनलाइन अपने घर पे बैठे बैठे भी पढ़ने में शर्म आ रही है क्या? ये कहते ट्राई करो डियर, नेट इश्यू क्या बेटा, आप मीटिंग में तो हो ही, ट्राई कीजिए, इसमें कहा नेट इश्यू होगा तो वो तो पता चल जाएगा। डोंट बी शाय गाइस, कम ऑन यार, ऑनलाइन अपने ही घर बैठे हो, कोई देख नहीं रहा है आपको, मैं कहा आपको बोल रहा हूँ वीडियो भी ऑन कीजिए, राइट? यू जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क एंड रीड, सिंपल। चलो मीत पटेल। Yes, sir. Yep. Fifth question, beta. For the current year, Alma Watches Limited proposes to transfer more than 10% of its profit to the reserves before declaration of dividend at the rate of 12%. Can the company do so? Hey guys, मैंने आपको बताया था कि गुल्लक के अंदर जितना पैसा डालना है आपकी मर्जी है, आपका सेविंग्स है, राइट? वैसे भी कंपनी के पास भी क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को चाहे उतना पैसा रिजर्व्स में डाल सकते हैं? यस और नो? हैव वी डिस्कस दिस? ऐसा कंपल्सन नहीं है, याद करो ना डायलॉग, ऐसा कंपल्सन नहीं है कि सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर करने का, इच करने का, वो सब तो हमारे बोर्ड भाई देख लेंगे अपने हिसाब से। मतलब कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चाहे उतना पैसा क्या कर सकते हैं गाइस, रिजर्व्स के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है? सो पढ़िए, आंसर पढ़ बेटा। The amount to be transferred to reserves out of profit for any financial year before the declaration of dividend has been left to the discretion of the company. Therefore, Yes, guys, ये Alma कंपनी के डिस्क्रिएशन के ऊपर है, and therefore Alma Watches Limited is free to transfer any part of its profits to the reserve as it may deem fit. तो उसको जितना ट्रांसफर करना है उतना वो वहां पे ट्रांसफर करेंगे, राइट? तो ये सब कुछ किसके ऊपर रहेगा गाइस? उनके ऊपर ही रहेगा, और किसी के पास कोई नो पे इश्यू नहीं रहेगा, राइट? और किसी के पास कोई उस चीज का राइट भी नहीं है, ठीक है? उसके बाद 6 पॉइंट, 6 पॉइंट, यस श्रेय योर टर्न। Yes, sir. Brick Shipyard Limited has earned a profit of 1,000 crore for the financial year 18-19. It was proposed a dividend at the rate of 8.75%. However, it does not intend to transfer any amount to the reserve out of profit earned. Can they do so? या कर सकता है क्या ऐसा? डिविडेंड डिक्लेयर करना है, बट ये जो प्रॉफिट आया वो रिजर्व्स में ट्रांसफर नहीं करना है, क्या ऐसा पॉसिबल है? The answer is yes. अभी तो बताया ऊपर मैंने कि कंपनी को रिजर्व्स में पैसा डालना ना डालना, राइट? हेतुल एंड देव, यस, यू बोथ आर करेक्ट। समझना गाइस, मैंने अभी तो ऊपर बताया आपको 5th पॉइंट में कि कंपनी जो है, समझना, फिर से बताता हूँ, ये टॉपिक फिर से रिवाइज करवाता हूँ। कंपनी जो है, राइट, वो मेहनत करती है, मेहनत करके कंपनी ने प्रॉफिट कमाया। अब इस प्रॉफिट को बिजनेस के अंदर फिर से डाल देना, या फिर उस प्रॉफिट को रिजर्व्स के अंदर डालना, या उस प्रॉफिट का डिविडेंड डिक्लेयर करना, ये सब कुछ डिस्क्रिएशन कंपनी के ऊपर है, ठीक है? डिविडेंड के केस में बोर्ड सिर्फ रेकमेंड करता है, फिर शेयर होल्डर्स जो होता है वो उसको अप्रूव करता है। बट यस, बिजनेस के अंदर पैसा डालना या फिर रिजर्व्स में डालना, ये पूरा का पूरा डिस्क्रिएशन जो रहेगा वो कंपनी के
डायरेक्टर्स के ऊपर रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पे इसने बोला कि भैया कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है बट रिजर्व्स में ट्रांसफर नहीं कर रही है, चलेगा? अरे भाई चलेगा, बिकॉज रिजर्व्स में ट्रांसफर करना कंपलसरी नहीं है। आप चाहो तो पूरा का पूरा भी रिजर्व्स में ट्रांसफर कर सकते हो, और आपको बिल्कुल भी नहीं करना है तो भी चलेगा। सो ऐसा कुछ भी कंपल्सन नहीं है, ठीक है। रीड द आंसर बेटा। The amount to be transferred to the reserve out of profit for any financial year has been left to the discretion of the company. The company is free to transfer any part of its profit to reserve as it may deem fit, or it may even not transfer any profit to the reserve if it is deemed appropriate before the declaration of dividend. राइट, अगर कुछ भी वो ट्रांसफर नहीं करती है तो भी चलेगा। यस। Thus, Briggs Shipyard Limited is justified in its action if it does not transfer any amount of profit to the reserve. राइट, अगर वो कुछ भी ट्रांसफर नहीं करती है तो भी वो जस्टिफाइबल रहेगा, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर गाइस, आप सबको भी समझ में आ रहा होगा, आई होप सो। यस सर। देन उसके बाद आई विल गिव चांस टू यस हेतुल योर टर्न डियर। Example number 7. Capricorns Industries Limited. हेतुल, क्या तू सुन पा रहा बेटा? No हेतुल, we cannot hear you. Your message. अनम्यूट करना पड़ेगा बेटा, नीचे ऑप्शन होगा अनम्यूट करने का। अनम्यूट किया है? कोई और कोई हेतुल को सुन पा रहा है क्या? मैं तो नहीं सुन पा रहा हूँ। No, sir. हेतुल, तेरे डिवाइस के साथ कोई ब्लूटूथ वगैरह तो कनेक्टेड नहीं है ना? ऐसा होगा तो फिर लोचा हो जाएगा। तू बोल रहा होगा बट वो ब्लूटूथ से बोलना पड़ेगा अगर ब्लूटूथ कनेक्टेड है तो। ओके चलो भाई, हेतुल में कुछ मतलब कि हेतुल के कंप्यूटर में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, सो अपन चांस देते हैं देव को। यस देव, योर टर्न। देव, कैन यू हियर अस? बड़े शाय हो यार आप लोग, कोई आना ही नहीं चाहता ऑनलाइन। सर वो लोग बोल रहे हैं, वो जब माइक खोल रहे हैं तो उनका वो जो स्क्रीन है वो ऊपर नीचे जा रहा है लेकिन उनकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा, हाँ सर, वो बोल तो रहे कब से लेकिन उसकी आवाज रिकॉर्ड कैच ही नहीं कर पा रहा सही, ईयरफोन या जो भी हो। पॉसिबल है। यस, उसका मैसेज आया है कि कुछ ग्लिचेस है तो वो लीव करके फिर से आ रहा है। नो इश्यूज। यस गरिमा, योर टर्न डियर। Yes, sir. आपका टर्न आया? No, sir. ओके यस, प्लीज कंटिन्यू डियर। Capricorn Industry Limited has a paid-up capital of rupees 200 lakhs and accumulated reserve of rupees 240 lakhs. Loss for the year ending 31st March 2020 is rupees 30 lakhs. Dividend was declared at the following rates during the 3 years immediately preceding. Year 1, 9%, Year 2, 10%, Year 3, 12%. What is the maximum rate at which company can declare dividend for the current year? यस गाइस, लॉस हुआ है कंपनी में और स्टिल डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हैं। पेड अप कैपिटल 200 लाख है, रिजर्व 240 लाख है, ठीक है। वो 4 कंडीशंस याद करें। पहले कंडीशंस क्या थी? पिछले 3 साल का एवरेज, तो 9, 10, 12 का एवरेज आया 10.3%। यू कैन सी दिस राइट। तो यस, ये 10.3% आपका फर्स्ट कंडीशंस रहेगा। सो उससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। बट आपको बाकी की कंडीशंस भी तो देखनी पड़ेगी कि आपका पेड अप प्लस फ्री रिजर्व कितना है, 440 लाख। उसमें से आप कितना निकाल सकते हो? सिर्फ 44 लाख ही निकाल सकते हो, बट उसमें से आपको क्या करना पड़ेगा? करंट ईयर का लॉस माइनस करना पड़ेगा, राइट। सो अमाउंट आपके लिए अवेलेबल जो रहेगा वो कितना रहेगा गाइस?
14 लाख ओनली। यहाँ पे इन्होंने दोनों कंडीशंस को क्या किया गाइस, साथ में मर्ज कर दिया है। सेकंड कंडीशन हमारा क्या था कि हम कितना गुल्लक से निकाल सकते हैं, तो 10% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। ठीक है, जो निकाला उसमें से आपको करंट ईयर का लॉस क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। सो यहाँ पे 440 लाख था, उसमें से 10% आप निकाल सकते हो, 44 लाख निकाला। इसमें से करंट ईयर का लॉस हमारी तीसरी कंडीशन जो थी वो उन्होंने माइनस किया, सो बचा 14 लाख रुपए। ठीक है, फिर वहां पे फिर आपको वहां पे देखने का कि पेडअप का 15% पैसा बचना चाहिए, चौथा कंडीशन। तो आपका 200 लाख रुपए का पेडअप है, उसका 15% होता है 30 लाख, और 240 में से 14 लाख अगर निकालते हो तो 226 लाख बच रहा। मतलब ये कंडीशंस आप फुलफिल डेफिनेटली कर रहे हो। समझ में आता है क्या? सो आप 14 लाख रुपए का डिविडेंड डिक्लेयर कर सकते हो। 14 लाख का डिविडेंड आप डिक्लेयर करते हो, मतलब कि आप 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो। सिंपल एज दैट। You can use this much amount only ना। तो 14 लाख सर परसेंटेज कैसे आया, 14 लाख डिवाइड बाय 200 लाख इन 200, 7%। If you have any doubt in example number 7, you may please ask. ये ऑलरेडी हमने 2 एग्जांपल्स कर दिए थे। मेरी हैंड रिटन नोट्स जब पढ़ रहे थे तब हमने ऑलरेडी ये 2 एग्जांपल्स कर दिए थे मेरे भाइयों बहनों। सो आई डोंट थिंक सो कि अब कोई डाउट होगा इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शिप्रा शुगर मिल्स लिमिटेड has been regularly declaring dividend at the rate of 20%. Come on guys, 8वां एग्जांपल मैं पढ़ूंगा। शिप्रा शुगर मिल्स लिमिटेड है गाइस, और इसने बोला regularly declare करती dividend at the rate of 20% on its equity shares for the past 3 years. However, the company has not made adequate profits for the year ended on 31st March 2020, but it got adequate free reserves which can be utilized for maintaining the at the rate of 20%. Advise the company as to how it proceed in the manner if it wants to declare the dividend at the rate of 20% as per the provision of Companies Act 2013. तो ये आपको theoretical question पूछा है गाइस, आपको बताना है। तो आपको बताना पड़ेगा कि आपको रूल 3 की 4 कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी अगर आप डिविडेंड डिक्लेयर करना चाहते हो तो। ठीक है, सो आपको पहले चारों कंडीशंस बतानी पड़ेगी। The total amount to be drawn from the free reserve shall not exceed 10% of its paid up share capital and free reserve as per the latest audited financial statement. The amount so drawn shall be first be utilized to set off the losses incurred. Right, आप losses set off करोगे in the current financial year, and only thereafter 20% shall be declared. ठीक है, लॉस सेट ऑफ करना पड़ेगा, 15% आपका पेड अप का बचना जरूरी है फ्री रिजर्व्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद एग्जांपल नंबर 9 दिया हुआ है। The authorized and paid up share capital of Avantika Ayurvedic Product Limited is 50 lakh divided into 5 lakh equity shares of ₹10 each. AGM था उनका 24 सितंबर 2019 को। The company declare a dividend at a rate of 2 per share by passing ordinary resolution. ठीक है, यस गाइस, 24 सितंबर को जब उनका एजीएम था तो उन्होंने ये डिविडेंड डिक्लेयर किया और वो 2 रुपीस पर शेयर इन्होंने डिक्लेयर किया है। The amount of dividend must be deposited in a scheduled bank in a separate bank account latest by 29th of September 2019. क्यों? बिकॉज़ आप लोग को मालूम है कि जिस तारीख को आप डिविडेंड डिक्लेयर करते हो उसके विद इन 5 डेज के अंदर अंदर आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट ओपन करवाना पड़ेगा, एंड सेपरेट बैंक अकाउंट के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, ये अमाउंट डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। राइट, सो यस गाइस, ऐसे क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली एमसीक्यूज के अंदर भी पूछ सकते हैं। राइट, एंड इंस्टीट्यूट के एग्जांपल गाइस एक भी नहीं छोड़ने का। मैं जितने चैप्टर्स करवाऊंगा मैं डेफिनेटली आपको सारे एग्जांपल्स करवाऊंगा। इनफैक्ट आपको एग्जांपल्स के अलावा भी आप कुछ भी घर पे पढ़ते हो फ्रॉम द आईसीएआई स्टडी मटेरियल एंड नहीं समझ में आता, यू कैन डेफिनेटली आस्क मी, विल डिस्कस for sure, right? So जितने भी चैप्टर्स मैं करवाऊंगा गाइस, नो नीड टू वरी एट ऑल, सिंगल परसेंटेज भी आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ठीक है, इनफैक्ट मैं तो रिवीजन्स भी करवाऊंगा आपको। वंस एक बार सिलेबस खत्म हो जाएगा, आपके एंड से भी आप एक बार पढ़ लोगे तो मेरे चैप्टर्स में आपको रिवाइज भी करवाऊंगा फटाफट। फिर क्या होगा कि एक लेक्चर लिया, मीटिंग ली एक, और उसमें अपन 2-3 चैप्टर रिवाइज कर लेंगे, फिर से एक मीटिंग ली, 2-3 चैप्टर रिवाइज कर लेंगे, तो 4-5 घंटे के अंदर तो पूरा रिवीजन करवा दूंगा मैं आपको। राइट, सो आपको कभी भी कोई फियर वहां पे नहीं रहेगा एज फार एज
my subjects or my topics are concerned. ठीक है, आगे बढ़ते गाइस. Example number 10, 11 is there? Yes, example number 10. वहां पे voluntarily कोई पढ़ना चाहेगा? Raise your hand. Vandan, yes Vandan. The director of East West Limited proposed dividend at 15% on equity shares for the financial year 2018 to 2019. The same was approved in the annual general body meeting held on 24th October 2019. The directors declared the approved dividends. Mr. Binoy was the holder of 2,000 equity shares on 31st of March 2019, but he transferred the shares to Mr. Mohan, whose name has been registered on 18 June 2019, who will be entitled to the above dividend. Yes guys, the directors of East West Limited है, right? उन्होंने डिविडेंड प्रपोज किया है 15% इक्विटी शेयर्स के ऊपर 2018-19 के अंदर. The same was approved in the annual general meeting. ठीक है, 24 अक्टूबर को ये वहां पे डिविडेंड डिक्लेयर हुआ. The directors declared the approved dividend. Mr. Binoy was the holder of 2000 equity shares. 31 मार्च 2019 तक तो था, बट इसने अपने शेयर्स 18 जून 2019 को ट्रांसफर कर दिए. 18 जून 2019 को ये शेयर्स ट्रांसफर हो चुके हैं. तो बताइएगा इस मिस्टर बिनॉय को ये मिलेगा या मिस्टर मोहन को मिलेगा? Sir Binoy ko, as he was the registered shareholder of the company. मिस्टर बिनॉय को मिलेगा. हाँ सर, मिस्टर यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि शेयर्स ट्रांसफर हो गया है कि नहीं हुआ है? सर बट शेयर ट्रांसफर हुआ है मिस्टर मोहन को, वो तो 18 जून 2019 को वो रजिस्टर्ड हो रहा है, लेकिन असली शेयर होल्डर तो वो मिस्टर बिनोय ही गिनाएगा. Yes guys, anyone else? इवेंट समझिए, एजीएम हुआ है अक्टूबर 19 में. The directors declared the approved dividend. Mr. Binoy was the holder of 2000 equity shares on 31st March 2019, but he transferred the shares to Mr. Mohan, whose name has been registered on 18th June. 18 जून से तो मिस्टर मोहन का ही नाम लिखा हुआ है गाइस. बताइए गाइस, who is entitled for the dividend? Because जब आप डिविडेंड डिक्लेयर कर रहे हो तब किसके नाम पे शेयर्स है? बट एक चीज आपने ये देखी कि ये डिविडेंड डिक्लेयर कर रहा है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 18-19. सॉरी, 31 मार्च तक डिविडेंड जो शेयर्स जो थे वो मिस्टर बिनय के पास ही थे, और ये शेयर्स उसने ट्रांसफर किया है 18 जून 2019 को. सो 18-19 के लिए डिविडेंड अगर दे रहे हैं, 18-19 के लिए अगर मिस्टर बिनॉय शेयर होल्डर्स है, बट प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं होती है. बिकॉज जब लिस्टेड कंपनी के डिविडेंड जब होते हैं तो लिस्टेड कंपनी एक डेट डिक्लेयर करती है, इसको हम बोलते हैं रिकॉर्ड डेट. अब सपोज आज कोई कंपनी आती है और वो बोलती है आज के दिन पे कि हम 2020-21 का डिविडेंड देने वाले हैं. जिस शेयर होल्डर्स के पास 24 मई 2021 को शेयर्स होंगे उनको डिविडेंड मिलेगा. तो मैं आज जाके कंपनी के शेयर्स मार्केट से परचेस करता हूं एंड 24 मई तक मैं रखता हूं तो मुझे 20-21 का डिविडेंड मिलता है. मैं लिस्टेड कंपनी के बात कर रहा हूं कि जो वहां पे डिविडेंड डिक्लेयर करती है एंड डेफिनेटली शेयर होल्डर्स को वो डिविडेंड मिलता है. सो अकॉर्डिंगली अगर वो रूल यहाँ पे भी हम अप्लाई करें तो डेफिनेटली 18 जून को कौन शेयर होल्डर है, सॉरी कब डिविडेंड डिक्लेयर किया है 24 अक्टूबर को, तो उसमें भी कंपनी ने क्या किया होता, एक डेट डिसाइड किया होता कि इस तारीख को जिसके पास शेयर्स होंगे वो डिविडेंड के लिए एलिजिबल रहेगा.
राइट. सो अकॉर्डिंगली यहाँ पे एलिजिबिलिटी मिस्टर मोहन की आनी चाहिए, बट हमारे लिए ICAI का जो स्टडी मटेरियल है वो हमारे लिए भगवत गीता है. ठीक है, तो जो भी उसने बोला है वो सही है ऐसा मान के हमको जो आंसर यहाँ पे लिखा है वही आंसर एग्जाम्स के अंदर लिख देने का. यहाँ पे इसने बोला डिविडेंड शैल बी पेएबल ओनली टू द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर. यहाँ पे आई गेस इन्होंने ये लॉजिक लगाया है कि 18-19 में तो पूरे साल के लिए मिस्टर बिनॉय शेयर होल्डर्स थे, 31 मार्च तक उनके पास शेयर्स थे, तो रजिस्टर्ड कौन था? मिस्टर बिनॉय था. सो अकॉर्डिंगली मिस्टर बिनॉय को ये डिविडेंड मिलना चाहिए. सो आपको हूबहू ऐसा ही आंसर लिखने का. प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है. सिंपल. इफ यू हैव एनी डाउट ऑन दिस क्वेश्चन प्लीज आस्क. I'm waiting for 30 seconds. If you have any doubt in example number 10, you may please ask. सर Yes. सर आप वापिस रिपीट करेंगे वो रीजन कि मिस्टर Sorry? मोहन को क्यों मिलेगा? Sorry. सर वो मोहन को क्यों मिलेगा उसका वो रीजन वापिस एक्सप्लेन कीजिए ना सर. कंपनी जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर करती है, यहाँ पे कंपनी ने 24 अक्टूबर को डिविडेंड डिक्लेयर किया है, राइट. तो कंपनी क्या करती है कि कंपनी एक डेट वहां पे प्रिस्क्राइब करती है जिसको बोलते हैं रिकॉर्ड डेट. बिकॉज कंपनीज के शेयर होल्डर्स आज है, कल नहीं है, परसों फिर से है. एक दिन में 10 बार उनका स्टेटस चेंज होता है. इसीलिए कंपनी पहले से प्री डिसाइडेड एक डेट वहां पे मेंशन करती है जिसको बोला जाता है रिकॉर्ड डेट. ठीक है, तो रिकॉर्ड डेट पे जिनके पास शेयर्स होते हैं उनको ये डिविडेंड मिलता है. सिंपल एज दैट. अब ये शेयर्स तो 18 जून से ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है. 18 जून के बाद जून आधा, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, तब तक ये शेयर्स मिस्टर मोहन के पास ही है. फिर ये शेयर्स के ऊपर डिविडेंड डिक्लेयर होता है, राइट. तो जनरली रिकॉर्ड डेट कौन सा होता है? तो आप जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर करते हो उसका 5-7 दिन के बाद वाला डेट होता है, और कंपनी रिकॉर्ड डेट वहां पे फिक्स करती है. बट सर कंपनी तो वो 31 मार्च को डिक्लेयर कर रही है ना. नहीं, कहा कंपनी ने 31 मार्च को डिविडेंड डिक्लेयर किया है. डायरेक्टर द सेम वाज अप्रूव्ड ऐसा लिखा है. ओके ओके सर. अप्रूव्ड हुआ है बेटा अक्टूबर 19 में. हाँ हाँ सर सर. डायरेक्टर्स भी कब वहां पे करते हैं? तो डायरेक्टर्स भी बेटा वहां पे फाइनेंशियल ईयर्स खत्म होने के बाद उसका बैलेंस शीट बनता है, उसके बेसिस पे डायरेक्टर्स रेकमेंड करते हैं. तो वो भी जुलाई अगस्त में ही पॉसिबल होता है. ओके सर. फिर अक्टूबर में उन्होंने अप्रूव किया है, राइट. तो रिकॉर्ड डेट के हिसाब से वो होगा. इसीलिए मेरे हिसाब से मोहन एलिजिबल होना चाहिए. बट यस, हम ICAI वाले जो आंसर्स है उनको सही मानेंगे एंड अकॉर्डिंगली हम इसी के हिसाब से प्रिपरेशन करेंगे. सर यस. प्रैक्टिकल में सर मोहन पॉसिबल है सर, ICAI क्यों सर ये इस तरह पे एजम्पशन लिखता है? आपको पता ही तो होगा. पता होता है बहुत सारी बार क्या होता है कि इन्होंने ऐसा कॉल लिया है कि भैया इट इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी, राइट, और पूरे साल में जिसके पास शेयर्स रहे हैं उनको ये डिविडेंड मिलेगा. ऐसा भी assumptions आप ले सकते हो. बट इन्होंने क्या किया है कि ऐसा assumption लिया हो ना तो वो लिखा भी नहीं है, राइट. तो डिपेंड्स बेटा, पेपर बनाने वाला अलग हो सकता है, चेक करने वाला अलग हो सकता है. बट ये सब लोग बेस क्या मानते हैं? जो ICAI ने अपने स्टडी मटेरियल में बच्चों को पढ़ाया उसको वो बेस मानते हैं. तो इस बेस को अगर हम ले तो इसीलिए मैं एडवाइज ये करता हूं कि आपको जो ICAI ने लिखा है अकॉर्डिंगली आपको फॉलो करने का. सिंपल. ठीक है सर डेट ना लिखे तो ये एज्यूम करने का सब क्वेश्चन में. सॉरी ये कैसे ना हो, दूसरा कोई क्वेश्चन हो फिर भी. सॉरी दूसरा कोई क्वेश्चन हो और ऐसी डेट ना लिखी हो, रिकॉर्ड डेट, मतलब उसमें यही आंसर हाँ, लिखने का. यही आंसर लिखने का. ऐसा क्वेश्चन है आपको यही आंसर लिखने का. आपको इन्होंने यहाँ पे क्या एजम्पशन लगाया वो भी मैंने आपको बता दिया कि इन्होंने पूरे साल का देखा है कि 18-19 में पूरे साल तो शेयर्स किसके पास था? बिनोय के पास था. एंड उसी साल के लिए डिविडेंड डिक्लेयर किया है. तो आपको बोल देने का कि भैया बिनोय इज द रजिस्टर्ड शेयर होल्डर एंड देयरफॉर इट शैल बी सफिशिएंट कंप्लायंस अगर आप बिनोय को डिविडेंड पे कर देते हो. सर इससे अलावा कौन से क्वेश्चन दूसरे बन सकते जैसे आपने बोला हो उस तरह से प्रैक्टिकली? तो ICAI की तो रूल के खिलाफ हो जाएगा ना सर फिर सब क्वेश्चन में. फिर नहीं बेटा नहीं, यहाँ पे कहाँ ऐसा कोई रिकॉर्ड डेट वगैरह लिखा हुआ है. अगर लिखा होता फिर उस तरह पे होता ना. क्वेश्चन के अंदर रिकॉर्ड डेट का जिक्र होता
तो अकॉर्डिंगली देखा जाता कि उस तारीख पे जिसके पास शेयर्स है उसको डिविडेंड मिलता, बट देयर इज नो सच मेंशनिंग। तो आईसीएआई भी अपने हिसाब से गलत नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आईसीएआई सही है, मैं ये बोल रहा हूँ कि आईसीएआई भी गलत नहीं है, दोनों में फर्क है। है ना। सो यहाँ पे अगर रिकॉर्ड डेट का जिक्र किया है, आपको दो चीजें याद रखो। अगर रिकॉर्ड डेट लिखी हुई है तो आपको देखने का कि रिकॉर्ड डेट पे जो शेयर होल्डर्स है उनको डिविडेंड मिलना चाहिए। अगर रिकॉर्ड डेट नहीं लिखी है तो आईसीएआई ने जो कॉल लिया उस हिसाब से आपको वो कॉल ले लेने का। सिंपल। एग्जाम में इस दो के अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं होगी डियर। हेलो, ओके सर। यस आवाज आ रही है मेरी? प्रॉपर है? ओके ठीक है, आगे बढ़ते गाइस। क्वेश्चन नंबर 11, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सॉम मैकेनिकल टॉयज लिमिटेड प्रपोज्ड अ डिविडेंड एट अ रेट ऑफ 12% ऑन इक्विटी शेयर्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। ठीक है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने गाइस डिविडेंड डिक्लेयर किया सॉम मैकेनिकल टॉयज लिमिटेड 12%. The same was approved at the AGM held on 25th of June 2020. Mr. Nitin Jha was holding 1,000 equity shares as on 31st March 2020, but the same were transferred to him, to Mr. Raj, who was registered on 20th April 2020 in the register of members. Who will entitle for this? अब देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या कॉल लिया है उसको देखा जाए। अकॉर्डिंग टू 123 सबसेक्शन 5, ठीक है, इसने लिखा डिविडेंड shall be payable only to the registered shareholder of the shares or his order or to his banker. Facts in the given case state that Mr. Nitin Jha, the holder of equity shares, transferred shares to Mr. Raj, जिसका नाम 20 अप्रैल को डाल दिया गया था. Since Mr. Raj became the registered holder before the declaration of dividend in the AGM, so he'll be entitled to the dividend. अब यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा कि yes, उसका नाम अगर ROM के अंदर है तो वो बंदा डिविडेंड लेने के लिए हकदार है। देखिए ऊपर और नीचे दोनों में इन्होंने अलग अलग आंसर्स लिखे हैं। ऊपर जो 10वां पॉइंट था, 10वां क्वेश्चन था, यहाँ पे भी तो ऐसा ही हुआ था कि 24 अक्टूबर को द डायरेक्टर्स हैज डिक्लेयर्ड द अप्रूव्ड डिविडेंड। इनका नाम भी तो, मिस्टर मोहन का नाम भी तो रजिस्टर्ड था ऑन 18 जून 2019। अब क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11 अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है गाइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में भी कोई रिकॉर्ड डेट नहीं लिखी है, बट यस इतना ही लिखा है। देखिए द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ सेमी मैकेनिकल टॉयज लिमिटेड 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट डिविडेंड डिक्लेयर किया है इन्होंने फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। द सेम वाज अप्रूव्ड एट द एजीएम ऑन 25 जून 2020। नितिन झा 31 मार्च तक हेल्ड कर रहे थे, बट 20 अप्रैल को ट्रांसफर हुआ है और उनका नाम रजिस्टर्ड है। और नाम रजिस्टर्ड तो ऊपर वाले केस के अंदर भी ऐसा लिखा हुआ था कि whose name has been registered on June 19, राइट, ऐसा लिखा हुआ था। यहाँ पे भी ऐसा ही लिखा है, मिस्टर राज whose name was registered on 20th April in the register of members, राइट। तो इन्होंने यहाँ पे राज को एंटाइटल किया है, समझिए मेरी बात। ठीक है, सो नाउ आप लोग को क्या करने का, आपके लिए मैं अब एक सॉल्यूशन दे देता हूँ। नो वरीज, आपको ये ऐसा क्वेश्चन पूछता है 10th वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको यहाँ पे आंसर्स के अंदर अज्यूम करके लिखने का, इट इज हियर बाय अज्यूम दैट नेम ऑफ मिस्टर मोहन नहीं, वो तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसका नाम रजिस्टर्ड हो चुका है 18 जून 2019 को, और ये डेट भी यहाँ पे क्लियरली लिखी हुई है कि एजीएम जो 24 अक्टूबर थी 2019 को, राइट, तब ये डिविडेंड वहां पे डिक्लेयर्ड हुआ है। तो नाम रजिस्टर्ड अगर हो चुका हो तो हकदार तो यहाँ पे मिस्टर मोहन ही रहेंगे, राइट। यहाँ पे आंसर मिस्टर मोहन ही आना चाहिए गाइस, as I told you, because ICAI ने नीचे सेम कॉल नहीं लिया है, पूरे साल में डिविडेंड
जो था गाइस वो ये भाई साहब के पास ही था, नितिन झा के पास ही था। सर आईसीआई को भेज नहीं सकते ऐसे सजेशन के लिए इधर? भेज सकते हैं, बट उसमें अगर आपके पास टाइम है उस चीज का तो ये भेज के बोल सकते हैं कि भैया ये दोनों आंसर अपने आप में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, राइट। बट यस गाइस, आई गेस वी शुड गो विद द आंसर नंबर 11, राइट। एंड अकॉर्डिंगली आपको क्वेश्चन नंबर 10 को इग्नोर करना चाहिए। एंड अकॉर्डिंगली आपको ये देखने का, राइट, कि रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में अगर एंट्री हो चुकी है, एंट्री डन, एंड उसके बाद अगर आपका डिविडेंड डिक्लेयर होता है, सो जो नया पर्सन है इसका नाम एंट्री हो चुकी है, जैसे कि ट्रांसफरी, राइट, ऑलवेज ट्रांसफरी होगा, तो ट्रांसफरी को डिविडेंड वहां पर मिलेगा। आपको सिंपली इतना ही याद रखने का। अगर आरओएम में रजिस्टर, अगर क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है तो अज्यूम करके लिख देना, इट इज हियरबाय अज्यूम दैट the name of Mr. Transferee has been entered in the register of members before declaration of dividend, and that's why he is allowed to get the dividend from the company. Simple. इतना फंडा याद रखो, बाकी सब कुछ आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट है देन प्लीज आस्क। क्वेश्चन नंबर 10 हो या 11 हो, सो अकॉर्डिंगली क्वेश्चन नंबर 10 में जो आंसर आएगा गाइस वो मिस्टर मोहन आएगा, बिनोय नहीं आएगा। यहाँ पे मिस्टर मोहन आपका आंसर रहेगा। सर गलत दे देंगे तो सर सॉरी, आंसर ही ऐसे लिखा है उन्होंने एग्जाम्पल लिखा नंबर 11 दिया हुआ ही है ना, एग्जाम्पल नंबर 11 दिया हुआ ही है ना, राइट। तो उसमें गलत नहीं दिया ना उन्होंने, सो नो नीड टू वरी। भूल हो जाती है, आईसीआई से भी हो जाती है। सी, अगर आईसीएआई ही एक ही चीज के ऊपर दो अलग अलग आंसर दे सकता है तो फिर हमको मालूम है ना कि सही वाला आंसर तो क्या है। सो अकॉर्डिंगली वी शुड गो विद द सही वाला आंसर, राइट, नो नीड टू वरी। यस, आपको स्टार्टिंग में जैसे पार्थ ने बताया दोनों में से कोई भी आंसर लिखो, अजम्पशन लिख दो, राइट। बट यस, मैं और भी आपको प्रेफरेबली एडवाइस करूंगा जो एग्जांपल नंबर 11 है उसको ही फॉलो करो अजम्पशन लिखने के बाद, और अकॉर्डिंगली, बिकॉज़ ये तो सेक्शन 123(5) भी बोलता है कि डिविडेंड आप किसको पे करोगे और जिसका नाम आरओएम में होगा उसको आपको ये पे करना पड़ेगा, सिंपल, राइट। फिर भी आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे पूछ सकते हो गाइस। सेक्शन 8 कंपनी को आप कोई भी डिविडेंड नहीं दे सकते, बिकॉज सेक्शन 8 कंपनी इज नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है, राइट। तो डेफिनेटली अगर आपकी सर ये निधि कंपनी सर है तो उसको आप कोई डिविडेंड सर नहीं दे निधि सकते। यस बेटा। सर निधि कंपनी सर हाँ, निधि कंपनी को भी डिस्कस कर रहे हैं। निधि कंपनी का जो पॉइंट यहाँ पे आपको दिया हुआ है गाइस, 5 जून 2015 को ये निधि कंपनीज का सेक्शन आया था। इसमें बोला हुआ है subject to the modification that any dividend payable in cash may be paid by crediting the same to the account of the member if the dividend is not claimed within 30 days from the date of declaration of dividend। मतलब 30 दिन के अंदर अंदर अगर ये लोग डिविडेंड नहीं लेते हैं, क्लेम नहीं करते हैं, तो उसके अकाउंट के अंदर आप उसको क्रेडिट कर दीजिए, बिकॉज निधि कंपनी के पास तो उनके अकाउंट्स खुले हुए होते हैं। पेमेंट ऑफ डिविडेंड पेएबल कैश में कर सकते हो, चेक, वारंट, इलेक्ट्रॉनिक मोड, रजिस्टर होल्डर को, हिज ऑर्डर, हिज बैंकर को कर सकते हो। बट अगर निधि कंपनी है तो यहाँ पे प्रोविजन कुछ ऐसा रहेगा कि डिविडेंड आप उनको कैश में पे कीजिए, अगर वो क्लेम नहीं करते हैं तो उसके अकाउंट के अंदर जमा कर दीजिए। पढ़िएगा इसको, टेबल में जो नीचे लिखा हुआ उसको पढ़िए।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 8 कंपनी में कोई डिविडेंड नहीं आएगा। यूडा वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एवरीथिंग, वी हैव डिस्कस्ड फॉर यूडा। देखो ये यहाँ पे आपको दिया हुआ ही है, 30 days, 7 days, like 90 days, provide the same website after expiry of 7 years। यहाँ से 7 years आपको ये यूडा में ट्रांसफर कर देना। IEPF कैसे वर्क करेगा, क्रेडिट साइड डेबिट साइड, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड गाइस, इसके कोई क्वेश्चंस नहीं दिए हुए हैं। Punishment, yes. Mr. Alok holding equity shares of face value of this 10 lakh has not paid rupees 8,000 towards call money due on the shares। 8,000 रुपए उसको पे करना था, 10 लाख रुपए के शेयर्स है। Can the dividend amount payable to him be adjusted against such dues? ये कैसे, अगर कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है और कंपनी को वहां पे पे करने का बनता है, राइट, तो कंपनी वहां पे पे करती मिस्टर आलोक को। लेट्स से कि कंपनी को 25,000 रुपए डिविडेंड देने को बनता है, तो कंपनी का ये 25,000 में से जो 8,000 लेने को बनते हैं वो काट के क्या ये अमाउंट सेट ऑफ करके 13,000 रुपए नेट दे दे तो चलेगा? मैंने आपको सिखा हुआ है इसी राइट। अगर आप वहां पे सेट ऑफ कर देते हो, सेक्शन 127 याद कीजिए मेरे भाइयों बहनों, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ये, ठीक है, ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ। सेक्शन 127 बोलता है कि यस, अगर आप ये चीजें करते हो तो उसमें इसको वायोलेशन नहीं माना जाएगा। इन द लास्ट लेक्चर ओनली वी हैव डिस्कस्ड, अगर आपने उसको सेट ऑफ किया है, dividend could not be paid by the reason of operation of law, first point, shareholders has given directions, वो comply नहीं कर पाए, this is the third point, amount adjusted against the any sum due from the shareholders। अगर उससे कोई पैसा लेने का बाकी है और अगर आप उसको एडजस्ट करते हो तो डेफिनेटली चलेगा। यहाँ पे भी आपने वही चीज की, मिस्टर आलोक से 8,000 रुपए लेने का बनता था, राइट, तो वो आपने 25,000 जो देने का बनता, 25,000 इज एन एग्जाम्पल, हाँ, ये जस्ट मैंने एग्जांपल के 25,000 डिविडेंड देने को बनता है, तो 8,000 आपने सेट ऑफ किया, 13,000 आपने दे दिया, दैट्स ऑल, तो वो डेफिनेटली चलेगा। Does the action of the company adjusting the dividend payable to Mr. Alok, right, due on so and so 8,000 is justifiable and no punishment shall be attracted? सेक्शन 127 गाइस, 127 इसी के बारे में बात करता है, डीलिंग विद द पनिशमेंट शैल अप्लाई टू द नीडी सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग मॉडिफिकेशन। इन केस अगर आपको जो डिविडेंड पे करना है मेंबर को वो 100 रुपया या उससे कम है, it shall be sufficient compliance of the provision of section 127 if the declaration of the dividend is announced in the local language in one local newspaper of a wide circulation, and announcement of the said declaration is also displayed on the notice of the board of the needies for at least 3 months। 3 महीने के लिए आपको वो नोटिस बोर्ड पे लगा के रखना पड़ेगा, एंड न्यूज़पेपर के अंदर भी ये आपको देना पड़ेगा। ये समरी आपको दिया हुआ है गाइस, सो ये सब कुछ हमको मालूम है। ये जो क्वेश्चंस थ्योरेटिकल फॉर्म में दिया हुआ है, राइट, ये आप लोग पढ़ोगे एक बार घर पे, कुछ डाउट्स है तो आप मेरे को पूछोगे फॉर श्योर, बट यस ये करना तो है गाइस, एक भी ICAI का एक भी एग्जांपल या क्वेश्चंस नहीं छोड़ने का। ठीक है, सो यस गाइस, ये आपके लिए होमवर्क है, आप ये होमवर्क खत्म करोगे एंड मुझे रिपोर्ट करोगे कि यस सर हमारा होमवर्क हो गया है, राइट। देयर आर 7-8 क्वेश्चंस,
और ये आप आज के आज करोगे तो उतना इजीली हो जाएगा आपके लिए गाइस, उतना आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। पर ये वही सारे क्वेश्चंस है जो हमने अभी अभी सॉल्व किए हैं। लाइक यहाँ पे देखो ये लॉस किया है बिजनेस के अंदर और पिछले 3 साल का आपको रेट दिया हुआ है, तो आपको वो पूछ रहा है कि अगर इस रेट पे हम डिविडेंड दे तो वो चलेगा कि नहीं चलेगा। राइट, मेरे नोट्स लेके बैठ जाओ और फटाफट इसको सॉल्व करो, तो इजीली आप यहाँ पे क्या कर पाओगे, इसको लर्न कर पाओगे। ठीक है, थोड़ा बहुत अगर खुद से भी करोगे, बिकॉज बहुत सारे शायद स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे जो कुछ बोल नहीं रहे, या माइट बी टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी हो सकता है, आई डोंट नो। राइट, किसी का जेन्युइन केस भी हो सकता है, किसी का नहीं भी हो सकता। तो गाइस ये क्वेश्चंस आज के आज सॉल्व करवाए। देखिए हमने पिछले 50 मिनट के अंदर ये 12-13 क्वेश्चंस सॉल्व कर दिए। मैं तो सबको लेके चल रहा हूँ, आपको तो अपने आप से ही सॉल्व करने हैं, तो इट वोंट टेक मोर देन 30 मिनट्स गाइस टू सॉल्व दिस 8 क्वेश्चंस। राइट, सो मेक श्योर कि आप आज के आज इसको कंप्लीट कर रहे हो एंड मुझे इंटीमेट कर रहे हो। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर, दैट इज अकाउंट्स ऑफ कंपनीज। आप लोग को पाठक सर ने ग्रुप के अंदर भेज भी दिया होगा आई गेस, इसका पीडीएफ आपको मिल गया हो। अकाउंट्स ऑफ कंपनीज का आपके ग्रुप के अंदर कोई पीडीएफ आया है क्या? यस, तो उसमें से ही अपन आज पढ़ने वाले हैं। जैसे आपको डिविडेंड का हैंड रिटन नोट्स मिला है गाइस, वैसे ही आपको इसका भी मिलेगा। जस्ट अ मिनट में आपके साथ शेयर करता हूं, and in 2 minutes we'll start new chapter. If you want to have some break for water or something else, you can have it. 2 मिनट के बाद एग्जैक्ट 5 बजे अपन चालू करेंगे अकाउंट्स ऑफ कंपनीज आफ्टर 2 मिनट्स। तब तक मैं आपके साथ ये शेयर भी कर देता हूँ।
Yes guys, a very new chapter, accounts of companies, सेक्शन 128 से लेके 138 तक 11 सेक्शंस में आपको सिखाऊंगा। बहुत ही बढ़िया सुहाना सफर रहेगा इस चैप्टर के अंदर। बहुत सारे एग्जांपल्स, बहुत सारी स्टोरीज अगर आपको सुननी है, then yes, you are in the right chapter. ठीक है? Yes guys, so there are many things to be shared for this chapter, जो बात करता है अकाउंट्स ऑफ कंपनीज के बारे में। समझना, सेक्शन 128 से लेके 138 तक हम डिस्कस करने वाले हैं। 11 सेक्शन, थोड़ा सा बड़ा है बट यस अपने लिए बहुत फनी है। ठीक है, क्या बोलता है सेक्शन 2 सब सेक्शन 40, जिसके अंदर फाइनेंशियल डेफिनेशंस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेफिनेशंस दिया हुआ है। इट सेज इन रिलेशन टू द कंपनी इट इंक्लूड्स फॉलोइंग। समझना, इन रिलेशन टू द कंपनी इट इंक्लूड्स फॉलोइंग। तो इसके अंदर बैलेंस शीट आ जाएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या आ जाता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को चेंजेस इक्विटी के अंदर आप करते हो तो वो आ जाता है। अदर एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी आ जाता है। मतलब कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कोई बोलता है कि यस बताओ मुझे कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताओ, तो सिर्फ बैलेंस शीट नहीं देगा, बैलेंस शीट देना पड़ेगा आपको, प्रॉफिट एंड लॉस देना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बोलते, इट इज नॉट अ करेक्ट वर्ड, राइट? द करेक्ट वर्ड इज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, राइट? देन कैश फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एंड एक्सप्लेनेटरी नोट्स। ये सारी चीजें आपको वहां पे देनी पड़ेगी, तब जाके ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहलाएगा। तो अपना ये सेक्शन 128 जो है गाइस, वो बात करता है और वो बोलता है कि आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट है कंपनी का, समझना, आपका जो कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, ठीक है, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स यस गाइस, सो यहाँ पे लोकेशन, मैनर, पीरियड ऑफ मेंटेनेंस एंड इंस्पेक्शन के लिए ये बात करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर बहुत सारी चीजें आ जाती है, राइट? तो आपको कहाँ पे उसको मेंटेन करने का, कौन सी जगह पे मेंटेन करने का, कितने पीरियड के लिए मेंटेन करने का, कौन कौन उसका इंस्पेक्शन कर सकता है, उसके लिए ये सेक्शन 128 वहां पे है। समझना गाइस, तो इसने बोला एवरी कंपनी, समझना क्या बोला, एवरी कंपनी शेल प्रिपेयर एंड कीप, मतलब कि हर एक कंपनी को बनाना पड़ेगा, शेल प्रिपेयर, संभाल के रखना भी पड़ेगा। तीन चीजें है, कम ऑन गाइस, कंपनी को बनाना पड़ेगा, बना के संभाल के रखना भी पड़ेगा। तीन चीजें क्या क्या? 2/12, 2/13, 2/40 है। कम ऑन गाइस, मेरे साथ आप भी बोलोगे। इस भारत में कोई सी भी कंपनी है, इसी के लिए इसको क्या बोला, एवरी कंपनी, उसको वहां पे बनाना पड़ेगा, बना के संभालना भी पड़ेगा। तीन चीजें, 2/12, क्या क्या, 2/12, 2/13, 2/40। जैसे वो लालू बाबू छोटू मगन थे ना, वैसे इस चैप्टर के फेमस वर्ड्स ये है, 2/12, 2/13, 2/40। ठीक है, सो क्या होता है ये 2/12 मतलब सेक्शन 2 सब सेक्शन 12 है रे, और कुछ नहीं है, जो बात करता है बुक्स एंड पेपर्स के बारे में। 2/13 जो है वो बात करता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में, एंड 2/40 तो ऊपर भी हमने पढ़ा, जो बात करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में। तो हर एक कंपनी को क्या क्या बनाना पड़ेगा? बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे, बुक्स एंड पेपर्स बनाने पड़ेंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने पड़ेंगे। सर इसके अंदर क्या क्या आता है? तो अगर हम बात करें बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बेटा, तो उसके अंदर मास्क आता है। ओ सर मास्क आता है, मास्क वो पहनने वाला मास्क? सर नहीं बेटा, पहनने वाला नहीं। एम स्टैंड्स फॉर कि आपने जहां पे भी पैसों का खर्च किया है, आपको इनकम हुआ है, वो वाला हिसाब किताब उसको मेंटेन करना पड़ेगा। A stands for assets and liabilities, S stands for sales and purchase, and C stands for cost, item of cost। ठीक है, इस हिसाब से आपको ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर क्या मेंटेन करना पड़ेगा गाइस? मास्क मेंटेन करना पड़ेगा। मनी, एक्सपांडेड इनकम, assets and liabilities, sales and purchase, item of cost, this four thing is required to be maintained। तो 2/13 का आप कंप्लायंस कर रहे हो ऐसा माना जाएगा। ये हुआ 2/13। 2/12 में क्या आता है? 2/12 इसके अंदर मास्क तो आता ही है, बिकॉज ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आता ही है, प्लस इसके साथ साथ मिनट्स आ जाती है, बोर्ड मीटिंग की मिनट्स, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग करते हैं ना, उसकी मिनट्स, शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है तो उसको जनरल मीटिंग की मिनट्स, आपके जो डीड्स होते हैं, वाउचर्स होते हैं, ऑडिट के अंदर ये सारे टर्मिनोलॉजी आप पढ़ते होंगे, ये सब कुछ बुक्स एंड पेपर्स के अंदर आ जाता है।
सो बुक्स एंड पेपर्स ऑलरेडी इंक्लूड बुक्स ऑफ अकाउंट्स, आप देखिए, ठीक है। तो मास्क तो करना ही पड़ेगा, साथ साथ आपको ये भी करना पड़ेगा। तो ये दो चीज हुई, 2/12 2/13, ये सब कुछ आपको बनाना भी पड़ेगा। यहाँ पे क्लियरली लिखा है एवरी कंपनी हैव टू प्रिपेयर एंड कीप, बना के फाड़ के फेंक नहीं देना है, राइट। बना दिया फिर खत्म कर दिया, नहीं, संभाल के रखना भी पड़ेगा। क्या क्या? 3 चीजें, 2/12 2/13 2/40, ठीक है। 2/40 के अंदर क्या क्या आता है ये भी हमने ऊपर देखा था, वही चीज है, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, एक्सप्लेनेटरी नोट्स, राइट। ये सारे के सारे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है, मतलब कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ना गाइस, ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है और कोई भी मेंबर्स इसको क्या कर सकता है गाइस, चेक कर सकता है, ठीक है। बट कैन वी से दैट कि कंपनी का जो बैलेंस शीट है ना, समझना, ये जो कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनी का फिनिश प्रोडक्ट है। सर ये गुड्स थोड़ी है, फिर भी बेटा ये फिनिश प्रोडक्ट है। एंड ये जो है ना, ये सब कुछ ये उसका रॉ मटेरियल है। मतलब कि आज अगर कंपनी कोई व्यापार करती है, पहले उसका क्या बनेगा, जनरल एंट्री, फिर बुक्स बनेगा, ठीक है, सारे लेजर के अंदर उसको एंट्री किया जाएगा, फिर ट्रायल बैलेंस बनेगा और फिर जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर, मतलब बैलेंस शीट के अंदर या प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर वो जाएगा। तो कह रहे हैं से दैट कि ये तो सिर्फ आपको रेडीमेडली सब कुछ दिखा रहा है कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट किया, कितना लॉस किया, कितना कैश आया, कितना कैश गया, और एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर कितना बैलेंस बचा है, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस शीट, बैलेंस शीट जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो अपना फिनिश प्रोडक्ट है। अनु ने बोला ये जो फिनिश प्रोडक्ट है ना, वो पब्लिक एट लार्ज देख सकता है, हमको कोई इश्यू नहीं है, ये ओपन फॉर ऑल है। बट ये जो अपना रॉ मटेरियल है, मतलब कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड बुक्स एंड पेपर्स, ये हर किसी को देखने का अधिकार नहीं है, ठीक है। फिर कानून ने और भी चीजें बोली कि भैया आपको ये जो अपना 2/12 2/13 एंड 2/40, मतलब के बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स एंड पेपर्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कुछ इस तरीके से बनाने हैं कि वो उस ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करे। आप लिखते हो वहां पे नरेशन, गुजराती में कहिए तो बाबत जे, ठीक है। आपको कुछ इस तरीके से बनाना है कि उसके अंदर सारे के सारे ट्रू एंड फेयर व्यू आ जाना चाहिए। आप वहां पे एक्चुअल बेसिस पे कि अक्रूवल बेसिस पे, कैसे बेसिस पे, अक्रूवल बेसिस पे, कैश बेसिस पे नहीं बनाओगे। कैश आता है क्या तभी हम जनरल एंट्री करते हैं, अगर आप उधारी पे गुड्स बेचते हो तो कहना है तब भी आप क्या करते हो गाइस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर एंट्रीज करते हो, राइट। तो इट शुड बी ऑन दी अक्रूवल बेसिस एंड डबल एंट्री सिस्टम होना चाहिए। वी आर नॉट पान वाला बीड़ी वाला कि हम सिंगल एंट्री सिस्टम से अकाउंट मेंटेन करें, राइट। हम कैसे मेंटेन करेंगे गाइस, डेबिट होगा तो सामने उतना अमाउंट क्या होना चाहिए, क्रेडिट होना जरूरी है। सो 4 बातें गाइस याद रखेंगे। आज मैं आपको 4 बातें सुनाता हूँ, कभी किसी ने आपको 4 बातें सुनाई है, मैं आपको सुनाता हूँ, ठीक है। आपको गाइस 2/12 2/13 2/40 कुछ इस तरीके से बनाना है कि वो ट्रांजैक्शंस को एक्सप्लेन करे, ट्रू एंड फेयर व्यू के हिसाब से हो, अक्रूवल बेसिस पे होना चाहिए एंड डबल एंट्री सिस्टम पे आपको उसको बनाना पड़ेगा। ये जो आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, राइट, दैट इज 2/13। ये जो आपका बुक्स एंड पेपर्स है, दैट इज 2/12, राइट। एंड ये जो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, ऊपर तीनों के सेक्शंस ऑलरेडी लिखे हुए हैं। ये आपको कहां पे संभाल के रखने के, वी हैव टू कीप एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। कंपनी का क्या होता है गाइस, एक रजिस्टर्ड ऑफिस होता है, आपको वहां पे ये रखना पड़ेगा। क्या आप उसको रजिस्टर्ड ऑफिस के अलावा किसी और प्लेस पे रख सकते हो, मतलब कि आपका रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो लेट्स से सैटेलाइट एरिया के अंदर, सैटेलाइट अहमदाबाद जहां पे मैं रहता हूं, ठीक है। बट आप वहां पे अपना जो 2/12 2/13 एंड 2/40 मतलब अपनी बैलेंस शीट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मिनट्स, ये सब कुछ आप सीजी रोड पे जहां पे मेरा ऑफिस है वहां पे रखना चाहते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस आपका यहाँ पे है सैटेलाइट में, और आप सीजी रोड पे रखना चाहते हो, या मेरी बड़ौदा की या सूरत वाली ब्रांच पे रखना चाहते हो, क्या कर सकते हैं। कानून ने बोला कि अगर आप अदर प्लेस पे रखना चाहते हो तो अपने आप को क्वेश्चन पूछना है कि क्या वो अदर प्लेस इन इंडिया में या आउटसाइड इंडिया है। अगर वो आउटसाइड इंडिया है तो हम आपको मना कर रहे हैं, आप अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स आउटसाइड इंडिया ना ही रख सकते।
मतलब क्या, आपका 2/12, 2/13 एंड 2/40, मतलब क्या, आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बुक्स एंड पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स यू कैन कीप एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी. You can keep at any other place but within India and not outside India. Come on guys. इसमें भी अगर आपको आउटसाइड रजिस्टर्ड ऑफिस बट विद इन इंडिया रखना है तो यू आर सपोज टू पास बोर्ड रेजोल्यूशन. हे कम ऑन, आपको उसके लिए बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा. आपको रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को नोटिस भी देना पड़ेगा फॉर्म नंबर AOC 5 के अंदर विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन. अब बोर्ड रेजोल्यूशन पास करते हो गाइस, उसके 7 days के अंदर अंदर ROC के साथ एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा, अकाउंट्स ऑफ कंपनीज AOC. अकाउंट्स ऑफ कंपनीज का शॉर्ट फॉर्म AOC. कौन सा फॉर्म आया यहाँ पे 5. ये आपको 7 days के अंदर अंदर फाइल करना पड़ेगा. हु विल फाइल दिस? तो कंपनी विल फाइल दिस. कंपनी को पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना है एंड जैसे ही बोर्ड रेजोल्यूशन पास करता है उसके 7 days के अंदर अंदर ROC को AOC 5 फॉर्म फाइल करना पड़ेगा. यहां तक किसी को कोई डाउट है देन प्लीज आस्क. आपको क्या संभाल के रखना है एंड कहां पे संभाल के रखना है, वो दोनों चीज मैंने आपको बताई. इफ यू हैव अ सिंगल सिंगल वर्ड वाला भी डाउट है देन यू कैन डेफिनेटली आस्क. यस कम ऑन गाइस, फटाफट. 3-4 दिन का मैसेज आया सर, ऑल क्लियर. कम ऑन गाइस. जब लेक्चर चल रहा है तो मुझे आप अपना फ्रेंड ही समझ सकते हो, राइट? अब डेफिनेटली जो भी मन में आता है रिलेटिंग टू दिस तो आप मुझे पूछ सकते हो. ओके, आई गॉट मैसेज फ्रॉम डजन ऑफ स्टूडेंट्स सर, इट इज डेफिनेटली क्लियर, ऐसा लिख के आया है. ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं. फिर वहां पे कोई बोल उठा, अरे भैया अब तो इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, तो क्या हम इस 2/12, मेरे साथ बोलिए ना आप लोग भी, मैंने बोला था पागल बनना पड़ेगा, है ना? मेरे साथ बोलिए ना, 2/12, 2/13, 2/40, क्या हम इसको, कैन इट बी मेंटेन्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म? क्या हम इसको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में मेंटेन कर सकते हैं ये 2/12, 2/13 एंड 2/40 को, रादर देन बुक्स के अंदर हम वहां पे लिखने बैठे? अच्छा, क्या हम इसको कंप्यूटर के अंदर या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से हम इसको मेंटेन कर सकते हैं? कानून ने बोला यस वी कैन मेंटेन इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, बट रूल 3 ऑफ कंपनीज अकाउंट्स रूल. सी, डिविडेंड के अंदर भी रूल 3 आया था, बट वो डिविडेंड का रूल था. समझो, हर एक चैप्टर का अपना अपना रूल होता है, राइट? और वो स्टार्टिंग तो रूल 1 से ही करेगा, तो वो डिविडेंड का रूल था. तो यहाँ पे इसने बोला यस रूल 3, यहाँ पे क्या बोलता है, रूल 3 ऑफ द कंपनीज अकाउंट्स रूल्स, कंपनीज अकाउंट्स का को ध्यान में रखना पड़ेगा. मतलब कि इसका कंडीशंस फुलफिल करके अगर आप अपने 2/12, 2/13 एंड 2/40 को इलेक्ट्रॉनिक मोड में मेंटेन करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो गाइस. आप इसको इलेक्ट्रॉनिक मोड में अगर मेंटेन करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप कर सकते हो. सबसे पहला, अगर आप इसको इलेक्ट्रॉनिक मोड में मेंटेन करना चाहते हो तो एक बात का ध्यान रहे कि आपने जिस इलेक्ट्रॉनिक मोड में उसको मेंटेन किया है उसका एक्सेस इंडिया में होना जरूरी है. ये याद रखना पड़ेगा आपको. सारे पॉइंट्स में डेफिनेटली यू याद रखवा दूंगा आपको. एक्सेसिबल इन इंडिया होना चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बार आपने इलेक्ट्रॉनिक मोड पे बना दिया और फिर वो गायब हो जाएगा. इट शुड बी यूजेबल फॉर द सब्सिक्वेंट रेफरेंसेस. आपको वो स्टोर करके रखना पड़ेगा, वो सब्सिक्वेंट रेफरेंस के लिए वो इलेक्ट्रॉनिक मोड यूज होना चाहिए. जो भी फाइल के अंदर आप उसको बनाते हो उसको आपको स्टोर करके रखना है इन शॉर्ट. तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आप ई मोड में बनाना चाहते हो, ई मोड में, इलेक्ट्रॉनिक मोड में आप बना सकते हो 2/12, 2/13, 2/40. फर्स्ट कंडीशन, इंडिया के अंदर एक्सेसिबल होना चाहिए, सब्सिक्वेंट रेफरेंस के लिए आप यूज होना चाहिए. सेकेंड पॉइंट, फॉर्मेट इन विच ओरिजिनली जनरेटेड, सेंट और रिसीव्ड. मतलब क्या, इसका मतलब समझिए. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप फिजिकल में बना रहे हो ना तो बैलेंस शीट का फॉर्मेट अलग, और इलेक्ट्रॉनिक में बना रहे हो तो उसका फॉर्मेट अलग. प्रॉफिट एंड लॉस फिजिकल में बना रहे हो तो वो अलग तरीके से बनाया,
प्रॉफिट पहले लिखा, फिर कैलकुलेशन किया, फिर एक्सपेंस बताया और फिर वो किया, और यहाँ पे आप अलग। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जिस चीज के लिए जो फॉर्मेट कानून ने बनाए हैं, जिस चीज के लिए ओरिजिनली जो फॉर्मेट जनरेट हुए हैं, उसी फॉर्मेट के अंदर आपको ये 212, 213 एंड 240 बनाना पड़ेगा। एक्सेसिबल इन इंडिया होना चाहिए। फॉर्मेट इन विच इट इज जनरली ओरिजिनली जनरेटेड, असाइन्ड और रिसीव्ड, उसी के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है। फिर वहां पे कंपनी की बहुत सारी ब्रांचेस भी होती है, तो ब्रांच से अगर कोई इंफॉर्मेशन आई है, आप उसको ऑल्टर नहीं करोगे, आप उसको एज इट इज रखोगे। है गाइस, कम ऑन। इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रांच नॉट टू बी ऑल्टर्ड। ठीक है। सो अगर आपकी ब्रांच आपको कोई इंफॉर्मेशन भेजता है कि हमने इतना सेल किया, हमने इतना परचेज किया था, या फिर हमने इतना एक्सपेंस किया था, राइट, और वो एचओ को ये इंफॉर्मेशन भेजता है, मजाल है एचओ की आप उसकी इंफॉर्मेशन के अंदर कुछ भी चेंजेस करो, नॉट एट ऑल, नहीं करने का। इलेक्ट्रॉनिक मोड में अगर आप ये सारी चीजें मेंटेन कर रहे हो, द इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम द ब्रांच नॉट टू बी ऑल्टर्ड। जिस फॉर्मेट के अंदर ये जनरेट हुआ है, उसी फॉर्मेट के अंदर आप वहां पे इसको बनाओगे, राइट। एक्सेसिबल, यस, ये इंडिया के अंदर एक्सेसिबल होना जरूरी है। ये लेजिबल फॉर्म में होना चाहिए। फिर आप तो बोले चलो कंप्यूटर में बना दे, फिर वो लैंग्वेज सिलेक्ट करना था वर्ड फाइल के अंदर, तो वो चाइनीज वाला फॉन्ट आप यूज कर रहे हो, या आप ऐसे छोटे छोटे अक्षरों में उसको लिख रहे हो, नहीं चलेगा गाइस। इट शुड बी इन दी लेजिबल फॉर्म, राइट, सो दैट एवरीवेयर कैन रीड दिस और कैन यूज दिस। आपको एक प्रॉपर सिस्टम रखना पड़ेगा। फिर ऐसा ना हो कि आपने जो सिस्टम आपने जो बनाया, कोई उसकी प्रिंट नहीं निकाल सकता, या वो डिस्प्ले के ऊपर नहीं आ सकता, या आप उसको स्टोर नहीं कर सकते, रिट्राइव नहीं कर सकते। नो गाइस, यू मस्ट हैव प्रॉपर सिस्टम इफ यू आर मेंटेनिंग योर 212, 213, 240 इन इलेक्ट्रॉनिक मोड, देन यू मस्ट हैव प्रॉपर सिस्टम फॉर द स्टोरेज। हमारी तो बैटरी पदी गई और मेमोरी फुल हो गई, ये स्टोर नहीं होगा, ये फाइल तो कहीं उड़ी गई, ऐसा नहीं चलेगा गाइस। यू मस्ट हैव प्रॉपर स्टोरेज सो दैट आप उसको क्या कर पाओ, स्टोर कर पाओ। You have to retrieve this document, retrieval, right? डिस्प्ले के ऊपर अगर उसको शो करना है, वो हो सकता है, होना चाहिए, और प्रिंट आउट आप उसकी निकाल सकते हो। ये सारी चीजें आपको वहां पे करनी पड़ेगी। You must have taken the backup in the server, और वो सर्वर फिजिकली इंडिया के अंदर लोकेटेड होना चाहिए। पीरियोडिकल बेसिस पे आपको ये बैकअप लेना पड़ेगा। फिर आप ऐसा बोलोगे मेरा कंप्यूटर सिस्टम खराब हो गया, उसके अंदर सारा डाटा पड़ा था, तो लाओ बैकअप लाओ, राइट। पीरियोडिकल बेसिस पे आपको क्या करना पड़ेगा गाइस, बैकअप लेना पड़ेगा। बैकअप अगर आप नहीं लोगे तो नहीं चलेगा। Sorry. So yes guys, these are the points required to be remembered. एक्सेसिबल इन इंडिया होना चाहिए, मैं देखे बिना बोलता हूँ। जिस फॉर्मेट के अंदर उसको जनरेट किया, सेंड रिसीव किया, उसी फॉर्मेट के अंदर आपको मेंटेन करना पड़ेगा। हे कम ऑन गाइस, मेरी आंखों में आके डाल के बात करो ना, ठीक है। तीसरा, जो ब्रांच से इंफॉर्मेशन आई है उसको आप ऑल्टर नहीं करोगे, लेजिबल फॉर्म में होना चाहिए, उसके आपका प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए सो दैट स्टोरेज रिट्राइव हो सके, डिस्प्ले हो सके, प्रिंट आउट निकाल सको, एंड आपको प्रॉपरली बैकअप लेना पड़ेगा। यस गाइस, दिस आर द पॉइंट्स जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे। एक सातवां पॉइंट भी है कि जब आप आरओसी को इंटीमेट करते हो, समझना मेरी बात, जब आप आरओसी को एनुअल बेसिस पे इंटीमेशन करते हो कि हे आरओसी ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, ठीक है, और आरओसी को ये इंटीमेट भी करना पड़ता है, समझना, आरओसी को आपको ये इंटीमेट भी करना पड़ता है। एवरी ईयर कंपनी एन्युअली एक फॉर्म फाइल करती है एओसी 4, ये हम सेक्शन 137 के अंदर पढ़ेंगे। अंडर सेक्शन 137 एवरी ईयर कंपनी क्या करती है मेरे भाइयों बहनों, एओसी 4 वाला फॉर्म फाइल करती है, ठीक है। सो जब कभी भी कंपनी एन्युअली ये फॉर्म एओसी 4 फाइल करती है, ये विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ एजीएम करना पड़ता है। एजीएम कंडक्ट किया ना, उसके 30 दिन के अंदर आप आरओसी को फाइल करते हो, ठीक है। तो तब आपको पूछा जाएगा कि क्या कंपनी ने अपने अकाउंट्स इलेक्ट्रॉनिक मोड में मेंटेन किए हैं। दो ऑप्शन होगा, यस और नो। द मोमेंट यू सिलेक्ट कि यस हमने इलेक्ट्रॉनिक मोड में मेंटेन किया है,
तो आपको पूछा जाएगा द नेम ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, आईपी एड्रेस ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, लोकेशन ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर। सर कौन सा सर्विस प्रोवाइडर, मतलब कि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में मेंटेन करते हो गाइस तो आपका टेक्निकल सर्विस प्रोवाइडर तो होगा ना। देखो, कंपनी इंटीमेट द रजिस्ट्रार ऑन एन एनुअल बेसिस एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट द नेम ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, आईपी एड्रेस। अब अगर आप क्लाउड पे मेंटेन करते हो तो एड्रेस ऑफ द सर्विस प्रोवाइडर, कि आप कहां पे कौन से क्लाउड पे इसको मेंटेन करते हो। क्लाउड समझते हो ना गाइस, बादलों में मेंटेन करते हो। अरे क्लाउड मतलब इंटरनेट वाला क्लाउड, ठीक है। सो इफ यू आर मेंटेनिंग योर डेटा ऑन द क्लाउड, तो वो एक सर्विस प्रोवाइडर होगा जो इससे आपने ये क्लाउड का, जैसे कि अभी GoDaddy चल रहा है, आप अपना पूरा बिजनेस ऑनलाइन लेके जा सकते हो GoDaddy से एंड ऑल, तो ये सब कुछ क्लाउड पे अपना बिजनेस चलाता है। तो अगर आप यहाँ पे मेंटेन कर रहे हो तो आपको उसका नाम, एड्रेस वगैरह सब कुछ देना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक अगर आपको कोई डाउट है प्लीज आस्क गाइस। आज अपना टारगेट सिर्फ एक ही सेक्शन करने का, सेक्शन 128, आज सिर्फ उतना ही करेंगे। बट देखो 128 अभी भी बड़ा है, ठीक है, बहुत लंबा चलेगा वैसे, बट यस ट्राई करते हैं। और भी सेशन है अपने पास, नो वरीज। इस वीक के अंदर मैंने 2 सेशंस तो एटलीस्ट रखवाए हैं, सो दैट कंटिन्यूएशंस के अंदर हम इसको रखें। यस गाइस, बट यहां तक अगर आपको कोई डाउट है देन यू मे। सर यस सर, ये सर्विस प्रोवाइडर है सर, ये वाला कौन सा फिर सर्विस हम खुद का होता है कंपनी का, वो सॉरी, ये आपने ऊपर का सर्विस प्रोवाइडर लिखा हो। हाँ, सर्विस प्रोवाइडर मतलब बेटा अपन ये सारा सर्विसेज अगर बाहर से कहीं से ले रहे हैं, हमारा डेटा मेंटेन करने की सर्विसेज एंड ऑल एवरीथिंग इलेक्ट्रॉनिक मोड में हम मेंटेन कर रहे हैं, राइट। तो जो सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, टेक्निकल सर्विस जो हमको प्रोवाइड करते हैं, कि जहाँ पे हमारा डेटा मेंटेन है और जो लोग हमको ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो उनका आपको आईपी एड्रेस, जिसके जहाँ पे भी आपने इसको मेंटेन करके रखा है, उसका नाम, उसका लोकेशन, ये सारी डिटेल्स आपको देना पड़ेगा बेटा। कोई एग्जांपल है इसमें सर्विस प्रोवाइडर? एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे दिया ना बेटा कि क्लाउड पे अगर आप ये सारा डेटा मेंटेन करते हो, राइट, तो वहां पे क्लाउड में, मेरे खुद की बात करूं तो मेरी कंपनी का क्लाउड कौन मेंटेन करता है? सो देयर इज वन कंपनी ओन क्लाउड, ठीक है। ये ओन क्लाउड करके एक कंपनी है, मैंने उनसे सर्विस ली है और मेरी कंपनी का सारा डेटा ये ओन क्लाउड ने जो मुझे स्टोरेज दिया है इंटरनेट के ऊपर, जो क्लाउड आता है उसके ऊपर बेटा, तो मेरा सारा यहीं पे सब कुछ मेंटेन होता है, ठीक है। सो अब अगर यहाँ पे मेरा सब कुछ मेंटेन होता है तो मुझे ओन क्लाउड को पैसा देना पड़ेगा। अगर मेरा सिस्टम फेल हो जाता है या इनफैक्ट कुछ प्रॉब्लम होता है सिस्टम के अंदर, तो ये सारा डेटा जो होगा ना बेटा, वो मेरा ओन क्लाउड के अंदर संभाल के वहां पे रहेगा, ठीक है। इफ यू कैन सी, मेरा ये स्क्रीन में मेरा डेस्कटॉप आपको दिख रहा हो, यहाँ पे आपको ओन क्लाउड देखने को मिलेगा। ये देखो, ये दिख रहा है ओन क्लाउड। हेलो, आपको सेकेंड लाइन में ओन क्लाउड दिख रहा है क्या? तो यस, ये ओन क्लाउड में मेरा ऑफिस पूरा यहाँ पे ओपन हो जाएगा, बिकॉज ये क्लाउड बेसिस पे है, मैं घर पे हूँ, ऑफिस पे नहीं हूँ, ठीक है। बट यस, मुझे यहाँ पे बैठा बैठा ये सब कुछ देखना है, मेरा एम्प्लॉय क्या काम कर रहा है, किधर काम कर रहा है, कितना काम कर रहा है, उसने क्या काम किया, कौन सी फाइल में जाके काम किया, कितने बजे कौन सी फाइल ओपन करी, कितने बजे बंद करी, राइट, और क्या क्या उसके अंदर चेंजेस किए, ये सब कुछ मुझे इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। तो ओन क्लाउड इज समथिंग कि देयर इज वन कंपनी जो क्लाउड बेसिस पे आपको सर्विसेज देती है, समझना, राइट। तो मुझे अगर आज मैं आरओसी को AOC4 फाइल करूं, तो मुझे ओन क्लाउड वाली जो कंपनी है ना, वो ओन क्लाउड वाली कंपनी का नाम, एड्रेस, अता पता, ये सब कुछ मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आरओसी को देना पड़ेगा, सो दैट अगर कभी इन फ्यूचर मैं आरओसी को कोई डेटा नहीं प्रोवाइड करता हूं, तो आरओसी के पास ओन क्लाउड का क्या होगा, एड्रेस होगा। आरओसी में अप्रोच टू ओन क्लाउड पर्सन एंड उसको बोलेगा कि भैया सचिन एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड ये डेटा प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो आप लोगों को ये डेटा प्रोवाइड कीजिए, लीगली आप कुछ गलत नहीं कर रहे हो, हम वहां पे MCA की वेबसाइट से और MCA के पर्सन से, राइट, और आप हमको ये डेटा डेफिनेटली प्रोवाइड कर सकते हो। तो मेरे डेटा वो लोग वहां से भी क्रॉस चेक करना चाहते हैं कि ऐसा कुछ इश्यू हुआ है तो तब जाकर निकालना चाहते हो, तो वो डेफिनेटली निकाल सकते हैं। इज इट क्लियर बेटा? यस सर। ओके, यस गाइस, सो ये सारी डिटेल्स आपको याद रखनी पड़ेगी, तब जाके आप इलेक्ट्रॉनिक मोड में 212, 213, 240 मेंटेन कर सकते हो, राइट। तो किसी ने पूछा था भैया अब तो इलेक्ट्रॉनिक का जमाना है, तो कैन इट बी मेंटेन ऑन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म? तो यस, डेफिनेटली वी कैन मेंटेन इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है। एक्सेसिबल इन इंडिया होना चाहिए, फॉर्मेट जिस फॉर्मेट के अंदर जनरेट किया है उसी फॉर्मेट के अंदर, ब्रांच से आई हुई डिटेल्स को हम ऑल्टर नहीं करेंगे, लेजिबल फॉर्म होना चाहिए, राइट, स्टोरेज, रिट्राइवल, डिस्प्ले, प्रिंट आउट, वो सारी चीजें प्रॉपर बैकअप होना चाहिए,
ठीक है। एंड अगर इलेक्ट्रॉनिक मोड में मेंटेन कर रहे हैं तो हमको नेम एड्रेस एंड आईपी एड्रेस, नेम लोकेशन एंड आईपी एड्रेस सर्विस प्रोवाइडर का हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं सब। बुक्स ऑफ अकाउंट्स इन रिलेशन टू ब्रांच। अब मुझे बताइए, क्या कंपनी का ब्रांच आउटसाइड इंडिया हो सकता है? क्या किसी कंपनी का ब्रांच इंडिया के बाहर हो सकता है? से यस यस बोलो, हो सकता है ना यार। फॉरेन बहुत सारी फॉरेन कंपनी का ब्रांच यहाँ पे है, बहुत सारी इंडियन कंपनी का ब्रांच फॉरेन में है, राइट। तो यस, इट इज डेफिनेटली पॉसिबल। जैसे हमारी इंडिया कंपनी की ब्रांच की हम बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अमेरिका में भी है, बैंक ऑफ बड़ौदा यूएसए के अंदर भी है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी है, राइट। तो यहाँ की कंपनी का ब्रांच वहां पे भी हो सकता है। वहां की बहुत सारी कंपनी, जैसे हम खाते पीते हैं, मैकडोनल्ड्स, डोमिनोज, राइट, पिज्जा हट, ठीक है, तो ये सारी फॉरेन की कंपनियां हैं, उनका ब्रांच यहाँ पे भी होता है, ठीक है। सो यहाँ पे बात सिर्फ इतना है कि हमारी इंडियन कंपनी का ब्रांच अगर यूएसए के अंदर है तो डेफिनेटली जो ब्रांच है वो अपना अकाउंट्स कहाँ पे मेंटेन करती है? अपनी ब्रांच ऑफिस पे मेंटेन करती है, या फिर वो एचओ पे मेंटेन करना चाहती है तो भी कर सकती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ब्रांच क्या करता है, ब्रांच में कीप बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट ब्रांच ऑफिस, ठीक है। तो अपनी कोई फॉरेन ब्रांच होगी तो वो फॉरेन में अपना अकाउंट्स क्या करेगी? मेंटेन करेगी। बट उसको क्या करना पड़ेगा? इस फॉरेन ब्रांच को, या कोई सी भी ब्रांच है, फॉरेन ब्रांच हो या डोमेस्टिक ब्रांच हो, उसको फिर करना क्या पड़ेगा? उसको एवरी ईयर और पीरियोडिकली, एवरी ईयर एंड पीरियोडिकली, राइट, पीरियोडिकली उसको क्या करना पड़ेगा? समराइज रिटर्न रजिस्टर्ड ऑफिस पे भेजना पड़ेगा। कंपनी का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है या फिर कोई अदर प्लेस है जहां पे कंपनी ने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन किए, क्या कंपनी अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर सकती है? टेल मी गाइस, क्या कंपनी अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर सकती है? यस सर, डेफिनेटली कर सकती है ना। बट क्या करना पड़ेगा उसके लिए? अगर कंपनी अदर देन रजिस्टर्ड ऑफिस अपना बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करती है तो कंपनी को क्या करना पड़ेगा? एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। पहले तो 7 दिन पहले तो रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, और जैसे ही वो रेजोल्यूशन पास कर देती है उसके 7 डेज के अंदर अंदर उसको क्या करना पड़ेगा? AOC 5 फॉर्म, AOC 5 वाला फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। यार क्या कहते हो रे बबुआ, ये देखिए, ये आपने यहाँ पे देखा होगा, ये देखिए, हियर इट इज, ठीक है। 3-4 दिन ने वैसे मुझे मैसेज करके आंसर कर दिया था, राइट। AOC 5 वाला फॉर्म जो है वो आपको फाइल करना पड़ेगा गाइस विद इन 7 डेज फ्रॉम द बोर्ड रेजोल्यूशन। बट आउटसाइड इंडिया तो आप डेफिनेटली मेंटेन नहीं कर सकते। तो इसने बोला कि भैया ब्रांच कहाँ पे भिजवाएगा अपना अकाउंट्स जो है समराइज रिटर्न, वो कहाँ पे भिजवाएगा? इधर आरओ पे, अगर कंपनी आरओ पे मेंटेन कर रही है। अगर कंपनी आरओ पे मेंटेन नहीं कर रही है, कहीं और मेंटेन कर रही है, जैसे मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस सैटेलाइट पे है बट मैं मेंटेन करता हूँ सीजी रोड, तो मेरी ब्रांच सपोज डोमेस्टिक हो या फॉरेन हो, वो सारा अकाउंट्स कहाँ पे भिजवाएगी? सीजी रोड वाली ऑफिस पे भिजवाएगी, सिंपल। यहां तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मगन को बहुत चिंता थी इस कंपनी की। ये मगन बोला ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्या पूरी जिंदगी अपने साथ लेके घूमना है क्या? क्या बोला ये मगन कि भैया ये जो कंपनी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको हम पूरी जिंदगी अपने साथ लेके घूमेंगे? यस महेश, यू रेज योर हैंड, टेल मी बेटा व्हाट हैपेंड? मगन ने बोला गाइस, ठीक है। छगन ने बोला लोल, मुझे क्या पूछ रहा है? LOL लोल, मुझे क्या पूछ रहा है? जाके 125 देख ले, सेक्शन 128 सबसेक्शन 5 के अंदर ये लिखा हुआ है कि आपको कितने टाइम के लिए ये मेंटेन करना पड़ेगा, राइट? यस महेश। हाँ सर, जैसे कि गोडैडी है तो वो मेंटेन करता है, जैसे कि बाहर उसकी रजिस्टर्ड तो विदेश में ही है, फॉरेन के अंदर, तो मतलब सर बुक्स ऑफ अकाउंट तो बाहर ही हो उसके, तो फिर नहीं बेटा, वो गोडैडी ने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाया है, इंडियन सब्सिडियरी बनाई, नो वरीज।
वो फॉरेन का है वैसे, बट उसने इंडियन सब्सिडियरीज बनाई है। तो सर इधर ही उसका क्लाउड होता है पूरा, फॉरेन के अंदर भी यहाँ पे ही होता है, एक्सेसिबल यहाँ पे ही होता है। बस। ठीक है, ओके, यस गाइस। सो छगन बोल रहा है कि भैया मुझे क्या पूछ रहा है, मेरे को क्या पता, तू जाके 128.5 देख ले, अगर तेरे को ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स पूरी जिंदगी अपने साथ नहीं लेके घूमना हो तो। 128.5 अब क्या बोलता है, मेंटेनेंस ऑफ 240, ठीक है, ये क्या था 212 की 213, बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्या था 213 एंड बुक्स एंड 212, ठीक है। सो इसने बोला कि यस आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब आपके दिमाग चलना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर बैलेंस शीट आ जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है, सारे फिनिश गुड्स आते हैं। कम ऑन गाइस, क्या आता है, सारा फिनिश गुड्स। तो ये फिनिश गुड्स इसने बोला ये आपको पूरी जिंदगी संभाल के रखना। सर हमने तो ऐसा पढ़ा था कि 8 साल के लिए, 8 साल के लिए बेटा जो संभाल के रखते हैं ना वो रॉ मटेरियल होता है। वो क्या होता है, रॉ मटेरियल, मतलब कि मास्क होता है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या आता था गाइस, कम ऑन मेरे साथ, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या आता था, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मास्क आता था। मनी, असेट्स, सेल्स एंड परचेज, आइटम ऑफ कॉस्ट, ये सारी चीजें जो आती है गाइस वो मास्क के अंदर, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर आती है। वो आपको 8 साल के लिए मेंटेन करके रखना पड़ेगा। सीजी सेंट्रल गवर्नमेंट अगर चाहे तो वो ज्यादा पीरियड के लिए भी आपको बोल सकता है। यस, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर ऑर्डर करता है तो आपको ज्यादा पीरियड के लिए हैव टू कीप फॉर मोर पीरियड, राइट। तो आपको ज्यादा पीरियड के लिए भी संभाल के रखना पड़ेगा। एंड यस, इसके लिए तो अलग अलग जगह पे रूल्स होते हैं, तो वो रूल्स के हिसाब से मिनट्स, जैसे आपको इसके अंदर एक चीज आती है बुक्स एंड पेपर्स के अंदर, मिनट्स, ठीक है। सो आपको गाइस चैप्टर नंबर 7 में 118 नंबर का सेक्शन पढ़ने को आएगा। वो सेक्शन 118 ये बोलता है कि मिनट्स आपको लाइफ टाइम के लिए संभाल के रखने, तो उसके रूल्स के अंदर लिखा हुआ है, राइट। डीड्स एंड वाउचर्स के लिए अपने हिसाब से रूल्स के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो हर एक चीज का रूल्स है, तो यहाँ पे सिंपली क्या बोल दिया, एज में बी प्रिस्क्राइब विद द रूल्स। बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो आपको लाइफ टाइम के लिए फॉर एवर मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेक्शन 128 गाइस 3-4 चीजों के बारे में बात करता था। इसने सबसे पहले बोला था लोकेशन, कहाँ पे मेंटेन करने का, ये हमको पता चल गया, आरओ पे मेंटेन करने का। अदर देन आरओ अगर मेंटेन करना चाहते हो तो वो प्लेस इंडिया के अंदर होनी चाहिए, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। 7 डेज के अंदर अंदर आपको एओसी 5 वाला फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। किस तरीके से मेंटेन करना है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक मोड से भी मेंटेन करना चाहते हो तो कर सकते हो, और उसकी 7 कंडीशंस है। रूल 3 की 7 कंडीशंस है, उसमें 4 थी, यहाँ पे 7 है। प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, लेजिबल फॉर्म के अंदर होना चाहिए, एक्सेसिबल इन इंडिया होना चाहिए, यूजेबल फॉर द सब्सिक्वेंट रेफरेंस होना चाहिए, ठीक है। ब्रांच से कोई डिटेल्स अगर आई है तो उसको आप ऑल्टर नहीं कर सकते। एओसी 4 जब आप फाइल करते हो तो आपको नेम, एड्रेस, लोकेशन, आईपी एड्रेस, लोकेशन वो आपको देना पड़ेगा, राइट। इट शुड बी यूजेबल फॉर द सब्सिक्वेंट रेफरेंसेस, रिट्राइवल, प्रिंटआउट्स एंड वो सबके लिए भी वो एलिजिबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स आपको वहां पे लिखनी पड़ेगी। देन उसके बाद पीरियड ऑफ मेंटेनेंस के लिए, तो यस हमको मालूम चल गया, अब 3 चीजें थी, 212, 213, 240, ठीक है। तो 240 तो आपको फॉर एवर मेंटेन करके रखना ही है, इसमें तो कोई मिनमेक ही नहीं है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो फॉर एवर मेंटेन करके रखना है, ठीक है। बात करें अगर हम 212 की, 213 की, तो 213 में बुक्स ऑफ अकाउंट्स आता है, मास्क, ये आपको 8 साल के लिए मेंटेन करना है। गवर्नमेंट चाहे तो ज्यादा पीरियड के लिए बोल सकता है। एंड अगर हम बात करें बुक्स एंड पेपर्स की, तो ये आपको एज पर रूल्स मेंटेन करना पड़ेगा। वेरी क्लियर, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं इस इंस्पेक्शन, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंस्पेक्शन कौन ले सकता है उसके बारे में अपन थोड़ा सा बात कर लेते हैं। दो ही सेक्शंस बड़े गए, 128 एंड 129, 2 बड़े सेक्शंस है, बाकी के सेक्शंस कंपैरेटिवली छोटा है, ठीक है। 4 या 5, एटलीस्ट 5 लेक्चर, यस 5 लेक्चर चलेगा गाइस, ये 5 लेक्चर ऑलमोस्ट आईसीएआई का स्टडी मटेरियल देखने के साथ ये आज का लेक्चर, एक लेक्चर गिना जाएगा 1 घंटे का है, इसके बाद 4 लेक्चर और चलेगा 2-2 घंटे के, फिर 1.5 घंटे का सेशन आएगा, तो उस हिसाब से, ठीक है। इंस्पेक्शन गाइस, ये इंस्पेक्शन कौन कर सकता है, तू है ना, एक बात ध्यान से सुन ले, ये सब बुक्स ऑफ अकाउंट्स का इंस्पेक्शन
सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर को ही करने दूंगा, ना तो उसका एजेंट चलेगा, ना ही ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव चलेगा। समझ रहे हैं क्या बोला इसने, कि ये जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो इंस्पेक्शन है, ये इंस्पेक्शन सिर्फ और सिर्फ किसको करने दूंगा, डायरेक्टर को करने दूंगा, किसी और को हम नहीं करने देंगे। मना कर रहा है साहब ये तो, ठीक है। सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ गाइस, देयर इज वन कंपनी, यस वंदन। सर अगर कोई मतलब डायरेक्टर डिसीज्ड हो गया तो सर उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव फिर भी नहीं कर पाएगा? मैं क्वेश्चन पूछ ही रहा हूँ, यस बेटा, आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होगा मैं ही आगे नहीं बढ़ूंगा, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग क्वेश्चंस, सो दैट वो क्वेश्चंस का मतलब ये है कि मुझे और क्लैरिटी आपके अंदर लानी है। देयर इज वन कंपनी गाइस, विशेष फिल्म लिमिटेड। इस विशेष फिल्म लिमिटेड में आलिया भट्ट इज द डायरेक्टर। आलिया भट्ट को तो आप जानते ही होंगे, युवा पीढ़ी हो आप लोग भी, राइट? मैं तो डेफिनेटली जानता हूं, हम लोग सेम ईयर में बॉर्न हुए थे, ठीक है। सो गाइस, अकॉर्डिंग टू आलिया भट्ट, जो इस कंपनी में डायरेक्टर है, विशेष फिल्म लिमिटेड में डायरेक्टर है, बट ये आलिया भट्ट, जैसे आप लोग इसको डेबिट क्रेडिट बोलते हो ना, डीआर मतलब डेबिट, सीआर मतलब क्रेडिट, बट अकॉर्डिंग टू आलिया भट्ट डीआर का मतलब डॉक्टर, एनसीआर का मतलब कंपाउंडर। मतलब इस लेडी को ये भी नहीं मालूम है कि इसको डेबिट क्रेडिट बोलते हैं, उसको मतलब ठीक है होगा कुछ डॉक्टर कंपाउंडर, ठीक है। बट अब है तो कंपनी के डायरेक्टर, इसको डेबिट क्रेडिट ही नहीं मालूम है तो उसको कंपनी के अकाउंट्स कैसे चेक करेगी, ठीक है। तो उसको अकाउंट्स चेक करना आता नहीं था। तो आलिया भट्ट ने चार्टर्ड अकाउंटेंट हर्षिल गांधी को अप्रोच किया। मैं मान लेता हूं कि हर्षिल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया, तो उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट हर्षिल गांधी को अप्रोच किया कि हे हर्षिल, क्या तू मेरे साथ इस कंपनी के विशेष फिल्म लिमिटेड के बुक्स ऑफ अकाउंट चेक करने में मेरी हेल्प करेगा? तो मुझे बताइए गाइस, क्या आलिया भट्ट सीए हर्षिल गांधी की हेल्प ले सकती है? क्या आलिया भट्ट सीए हर्षिल गांधी की हेल्प ले सकती है इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने के लिए? Come on guys, no answer from your side. Tell me फटाफट। वंदन बोलता है यस, महेश बोल रहा है नो। तू है ना, एक बात ध्यान से सुन ले, ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा रे? डायरेक्टर को। ना ही उसका एजेंट चलेगा और ना ही ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव चलेगा। हे गाइस कम ऑन, दिस इज वेरी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन। इवन आलिया भट्ट इज नॉट अलाउड बीइंग अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी कि वो किसी और को ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स लीगली किसी के साथ शेयर करे और चेक करवाए। समझना गाइस, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्टर के पास ही अधिकार है इस बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करने का, और किसी के पास कोई राइट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कम ऑन गाइस, I am not at all talking about financial statement, so don't take it otherwise. मैं सिर्फ और सिर्फ बुक्स ऑफ अकाउंट्स की बात कर रहा हूं। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स देखने का अधिकार वहां पे किसके पास है? डायरेक्टर के पास है, वो किसी और के पास वहां पे नहीं हो सकता। ऐसा ही मैं आपको एक और एग्जांपल पूछता हूं गाइस। अगर देयर इज वन मोर कंपनी जिसमें शाहरुख खान डायरेक्टर है,
शाहरुख खान आप सबका फेवरेट, मेरा नहीं है, छी। या ठीक है, इसका कौन, शाहरुख खान आप सबका फेवरेट, ठीक है। वो उनकी एक कंपनी है रेड चिली, ठीक है। मेरी आवाज आ रही है ना आप लोग को?